देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा देखो, हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज कर रहे थे, आज हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। गुड इवनिंग शुभजीत। गुड इवनिंग। अच्छा देखो, हम लोगों का बिल्स ऑफ एक्सचेंज का 4 क्वेश्चंस बाकी है, और मतलब एकोमोडेशन बिल जो है वो टॉपिक बेसिकली बाकी है। तो पहले हम लोग एकोमोडेशन बिल जो बाकी है वो कंप्लीट करेंगे, और कुछ एमसीक्यूज भी मैंने यहाँ पर लिया है, तो देखते हैं वो भी अगर हो जाता है तो उसको भी कर लेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि एकोमोडेशन बिल होता क्या है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर हम लोग उसका क्वेश्चन कर पाएंगे। एकोमोडेशन बिल, एकोमोडेशन बिल का मतलब ये होता है कि अगर हम लोग देखो, अभी हम लोगों ने देखा कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज को हम लोग कैसे यूज कर रहे थे। जैसे अगर किसी को पेमेंट अभी नहीं करना है, थोड़ा डिले होगा, और सेलर को बेचना भी है और पैसा भी ब्लॉक नहीं करवाना है, तो वो लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे थे, ठीक है। अब फंड रेज अगर करना है, ठीक है, फंड रेज का मतलब क्या होता है, बिजनेस में पैसा चाहिए, ठीक है, पैसे का जुगाड़, हमें पैसा चाहिए। तो फंड रेज नॉर्मली कैसे करते हैं, या तो अपने पास रहता है पैसा, उसको बिजनेस में लगा देते हैं, उसको ओन कैपिटल बोल सकते हैं। दूसरा होता है हम लोग लोन ले सकते हैं, लोन लेके भी फंड रेज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी हम लोग फंड रेज कर सकते हैं, ये बिल ड्रॉ करके, ठीक है, बिल ड्रॉ करके। ये कैसे पॉसिबल है, ये इस तरह से पॉसिबल है। मान लो ये है मिस्टर ए और ये मिस्टर बी, ठीक है। अब मिस्टर ए को पैसे का जरूरत है, मान लो मिस्टर ए को जरूरत है 50,000 रुपीज का, ठीक है। 50,000 रुपीज का जरूरत, बट इनके पास नहीं है, तो ये गए मिस्टर बी के पास, अच्छे दोस्त है, ठीक है, मिस्टर बी इनके फ्रेंड है। तो इन्होंने बोला कि मुझे 50,000 दो एक बार उधारी। तो ये इनके पास नहीं है, ठीक है। या फिर ये ऐसा भी लॉजिक दे सकते हैं कि हम 50,000 तो नहीं दे रहे हैं, हम एक काम करो, तुम मेरे ऊपर बिल ड्रॉ कर दो, ठीक है। मतलब देखो, अब ये दोस्त है, पैसा उधार देगा नहीं देगा वो दूसरा बात है, वो तो बोरो हो गया ना, उधार लेना। हम अभी बोरो का बात नहीं कर रहे, बिल ड्रॉ करके इनका जो नीड है वो कैसे पूरा हो सकता है। तो मिस्टर ए मिस्टर बी को अगर बोलेगा 50,000 देने, तो मिस्टर बी उसको बिल ड्रॉ करने का आइडिया दे सकता है। कैसे, मिस्टर बी उसे बोल सकता है कि आप मेरे पे बिल ड्रॉ करो, बिल ड्रॉ करो, ठीक है। अब मिस्टर ए मिस्टर बी पे बिल ड्रॉ कर सकता है, मिस्टर बी भी मिस्टर ए पे बिल ड्रॉ कर सकता है। मतलब ये जैसे उनमें एग्रीमेंट होगा। जैसे देखो, हम एक एक कंडीशन दिखा रहे हैं। अगर मिस्टर बी बोल रहा है बिल ड्रॉ करो, बिल ड्रॉ करो मेरे ऊपर, तो मिस्टर बी के पास आएगा बिल्स पेएबल, ठीक है। और मिस्टर ए के पास क्या आ जाएगा, बिल्स रिसीवेबल। अब मिस्टर ए के पास अगर बिल्स रिसीवेबल रहेगा, तो मिस्टर ए इस बिल्स रिसीवेबल को क्या करवा सकते हैं, डिस्काउंट करवा सकते हैं, ठीक है। कहाँ पर, बैंक के पास, या फिर कोई अदर पर्सन, ठीक है, जो इस तरह का काम करता है, बिल्स रख के पैसा देता है, उनको दे सकता है, ठीक है। दे के डिस्काउंट करवा सकता है, तो तुरंत पैसा मिल जाएगा। मतलब फंड रेज करने का एक तरीका हो गया। इसको बोलते हैं एकोमोडेशन बिल। एकोमोडेशन बिल का मतलब इनको पैसे का जरूरत था, जो नीड कैसे पूरा हुआ, किसी और पे बिल ड्रॉ करके। अच्छा, क्या हमेशा जिसका नीड है वही बिल ड्रॉ करेगा, ऐसा बात नहीं है। अगर इन दोनों में ऐसा दोस्ती है, मिस्टर बी बोल रहा है ठीक है, हम तुम पे बिल ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, तो मिस्टर बी के पास बिल्स रिसीवेबल होगा, मिस्टर ए के पास बिल्स पेएबल होगा। अब मिस्टर बी क्या कर सकता है, बैंक के पास जाके उस बिल्स को डिस्काउंट करवा सकता है। डिस्काउंट करवा के जो पैसा मिलेगा वो मिस्टर ए को दे सकता है। अब पूरा भी दे सकता है, आधा भी दे सकता है। मान लो दोनों को पैसे का जरूरत है, तो कोई एक किसी और पे बिल ड्रॉ किया, या फिर इस मिस्टर ए ने 25,000 का बिल ड्रॉ किया बी पे, बी ने 25,000 का बिल ड्रॉ किया ए पे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। मतलब किसी भी तरह से हो सकता है। अब
कैसा होगा वो तो डिपेंड कर रहा है कि ये दोनों पर्सन में आपस में क्या एग्रीमेंट बन रहा है। मतलब क्या मिस्टर ए ड्रॉ करना चाह रहे हैं, मिस्टर बी एग्री है, या बी ड्रॉ करना चाह रहा है, ए एग्री है, या फिर आधा आधा ड्रॉ करेगा, या फिर किस तरह से होगा। वो तो एक कंडीशन हो गया, ठीक है। मतलब कंडीशन का मतलब वो इन दोनों में क्या एग्रीमेंट हो रहा है। लेकिन इस तरह से फंड रेज करने का एक मतलब लॉजिक ढूंढा जा सकता है कि अगर किसी को पैसे का जरूरत है तो वो इस तरह से बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्रू से क्या कर सकता है, बिल ड्रॉ करके किसी और के ऊपर, और उस बिल को डिस्काउंट करवा सकता है। मेन लॉजिक क्या है, बिल को हम लोग क्योंकि डिस्काउंट करवा सकते हैं बैंक के पास जाके, तो हमें पैसे का जो नीड है वो हमारा पूरा हो जाएगा। और जब टाइम आएगा तब क्या करना पड़ेगा। अब देखो, जैसे मान लो मिस्टर ए को जरूरत था 50,000 का, तो मिस्टर बी ने बोला मेरे ऊपर बिल ड्रॉ करो। तो मिस्टर ए ने बिल ड्रॉ किया, फिर डिस्काउंट करवाया, और ये पैसा जो है खुद ही पूरा यूज किया। अगर खुद पूरा यूज किया, पूरा भरपाई खुद ही को करना पड़ेगा। मतलब बैंक को जब पेमेंट करने का टाइम आएगा तो वो कौन करेगा। देखो, वैसे तो मिस्टर ए, जैसे देखो हम एक लॉजिक बता रहे हैं, जैसे मान लो मिस्टर ए को 50,000 का जरूरत है, मिस्टर ए ने बिल ड्रॉ कर दिया किसके ऊपर, मिस्टर बी के ऊपर, तो इनके पास बीपी है, ठीक है। अब ये बैंक में गए, बैंक में जाके बिल को डिस्काउंट करवा लिया, ठीक है। और बैंक वालों से लेके आ गए, मान लो 50,000 तो बैंक वाला देगा नहीं, वो अपना डिस्काउंट काट लिया। मान लो बैंक वाले ने दिया 45,000, फॉर एग्जाम्पल 5,000 डिस्काउंट काट लिया। अब ये बिल था 3 मंथ्स का, 3 मंथ्स बाद बैंक में पैसा किसको देना पड़ेगा जमा। अगर मतलब लीगली देखो तो जिनके नाम का बीपी है उन्हीं को देना पड़ता है, ठीक है। बीपी मतलब जिनको बिल्स का पेमेंट करना पड़ेगा, तो इनको बैंक में पैसा देना चाहिए। लेकिन लॉजिकली देखो, ये बेचारा क्यों दे, क्योंकि पैसे का यूटिलाइजेशन तो मिस्टर ए ने किया है, मिस्टर बी ने तो नहीं किया है। तो एक्चुअली क्या होता है, एकोमोडेशन बिल में जो पैसे का यूज करता है वो क्या करेगा, उसी को पेमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि इसके नाम का बीआर था, तो ये क्या करेगा, अपने फ्रेंड को 50,000 दे देगा, क्योंकि बैंक तो 50,000 ही लेगा। बैंक क्या करेगा, 50,000 लेगा, तो ये बी को देगा, लो टाइम आ गया, 3 महीना खत्म हो गया, तुमने मुझे हेल्प किया था बिल ड्रॉ करके, ये मेरा 50,000 जो मैंने यूज किया बैंक से डिस्काउंट करवाया, लेकिन 50,000 तो बैंक तुमसे मांगेगा, तो तुम क्यों दोगे, क्योंकि तुमने तो पैसा यूज नहीं किया है। तो तुम मेरे से ये पैसा ले लो और ये पैसा जमा कर दो बैंक पे, ठीक है। तो ये लॉजिकली होना चाहिए। लेकिन इन द मीन टाइम ये सब हो सकता है कि एक ए इंसॉल्वेंट हो गया, या फिर ए बिल का पैसा नहीं दे पा रहा है, इस तरह से हो सकता है अलग अलग कंडीशन। तब क्या होगा, एंट्री वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो एकोमोडेशन बिल का मतलब है कि अगर किसी को पैसे का जरूरत है और किसी दो पर्सन में अच्छा बिजनेस रिलेशन है या फ्रेंडशिप है, तो इस तरह से बिल्स के थ्रू से वो फंड रेज कर सकते हैं। और ये पैसा कैसे रिटर्न होगा वो डिपेंड कर रहा है कि कौन उस पैसे को कितना यूज कर रहा है, किस हिसाब से कर रहा है, कितने प्रोपोर्शन में कर रहा है, उस हिसाब से हम लोग का एंट्री होगा। तो एकोमोडेशन बिल का मतलब वही होता है, ठीक है। और जैसे मान लो अगर ये 45, ये जो 50,000 का नीड था, अगर ये दोनों को 25-25 का था, तो उस केस में इनको डिस्काउंट को भी प्रोपोर्शनेट करना पड़ता है। अब इतना सारा बात ऐसे नहीं समझ में आएगा, हम लोग जैसे एक एक क्वेश्चन करेंगे क्लियरली समझ में आएगा। बट एकोमोडेशन बिल का मतलब यही होता है कि दूसरों को फंड का फैसिलिटी करवाने के लिए हम लोग जो बिल ड्रॉ करते हैं उसे बोला जाता है एकोमोडेशन बिल। अब दूसरों को नहीं, खुद को भी कर सकते हैं, ठीक है। कि मिस्टर ए बोल रहा है कि मुझे 20,000 चाहिए, मिस्टर बी बोल रहा है मुझे मुझे भी 20,000 चाहिए। अब दोनों एक दूसरे पे बिल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इस तरह से हो सकता है। तो या फिर मिस्टर ए ने 40,000 का बिल ड्रॉ कर दिया और 20-20 हजार आधा आधा बांट लिया, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। डिस्काउंट करवाने के बाद 20-20 तो नहीं होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट चार्जेस एक हो जाता है। अभी क्वेश्चन देखने से समझ जाओगे कि आधा आधा या फिर डिस्काउंट किस तरह से होता है। जैसे कि ये पहला इलास्ट्रेशन 9, ये वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है। एक मिनट, हाँ, यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है। ऑन 1 जुलाई 2019, ऑन 1 जुलाई 2019, जॉर्ज ड्यू ए बिल फॉर 1,80,000 फॉर 3 मंथ्स ऑन हैरी। देखो, जॉर्ज ने हैरी पे बिल ड्रॉ किया है कितने का, 1,80,000 का, फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने के लिए, ऑन हैरी फॉर म्यूचुअल एकोमोडेशन। म्यूचुअल एकोमोडेशन मतलब हो गया कि एक दूसरे के बेनिफिट के लिए ये बिल ड्रॉ किया गया है, ठीक है। मतलब दोनों को पैसे का नीड होगा। अब इन्होंने टोटल 1,80,000 का बिल ड्रॉ किया है, लेकिन किसने किस पे किया है वो बोल दिया है। देखो यहाँ पर बोल रहा है जॉर्ज ने ड्रॉ किया है किस पे, हैरी पे, ठीक है। तो मान लो ये जॉर्ज जॉर्ज है और ये हैरी है, ठीक है। तो अगर जॉर्ज ने ड्रॉ किया है तो जॉर्ज के पास है बिल्स रिसीवेबल, और हैरी के ऊपर बिल ड्रॉ हुआ है तो इसके पास है बिल्स पेबल। कितने का है, 1,80,000, तो ये वैल्यू भी 1,80,000 का है।
और ये वैल्यू भी 1,80,000 का है। हैरी एक्सेप्टेड द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब जो जिस पे बिल ड्रॉ होता है उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है, ये सब तो हम लोग बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये देखो, ये एक्सेप्ट कर लिया है हैरी ने, और रिटर्न भी कर दिया। वैसे लिखा नहीं है रिटर्न, लेकिन रिटर्न हो जाता है, ठीक है। रिटर्न का मतलब है वापस कर देना, क्योंकि इसी के पास वो रहेगा। जॉर्ज हैड परचेज गुड्स वर्थ 1,81,000 फ्रॉम जैक ऑन द सेम डे, ठीक है। अब जैक आ गया सिनेरियो में, ये देखो जैक। जैक से हैरी ने सॉरी जॉर्ज ने गुड्स परचेज किया है 1,81,000 का। तो इसने परचेज किया है 1,81,000 का गुड्स। इसने क्या किया है, सेल किया है 1,81,000 का गुड्स, ठीक है। ऑन सेम डेट, मतलब इसी डेट पे 1 जुलाई पे, ये पूरा सब 1 जुलाई हो रहा है। जॉर्ज इसके बाद देखो, जॉर्ज एंडोर्स्ड हैरीज एक्सेप्टेंस। तो जॉर्ज के पास क्या है, हैरी का एक्सेप्टेंस है। मतलब ऐसा बिल्स रिसीवेबल है जिसमें हैरी ने साइन करके एक्सेप्ट किया है कि हाँ मेरे ऊपर 1,80,000 का मतलब बिल्स पेबल है। तो जॉर्ज ने क्या किया है, हैरी का जो एक्सेप्टेंस था वो जैक को दे दिया फुल सेटलमेंट में। जैक को उसे देना था, क्योंकि उसने जैक से 1,81,000 का सामान खरीदा था, ठीक है। और फुल सेटलमेंट में उसने पैसा देने के बदले ये दे दिया, और इसने मान लिया होगा तभी फुल सेटलमेंट, मतलब इसने डिस्काउंट दे दिया है। कितने का, 1,000 का। कैसे पता चला, 1,80,000 का बिल्स रिसीवेबल लेके 1,81,000 के परचेस का अगर सेटलमेंट हो जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, डिस्काउंट 1,000 कम पेमेंट करना पड़ेगा। डिस्काउंट के डिस्काउंट मिला, ठीक है। किसको मिला, जॉर्ज को। किससे मिला, जैक से मिला, ठीक है। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है, ऑन 1 सितंबर 2019 जैक परचेज गुड्स और 1,90,000 फ्रॉम हैरी। अब जैक ने क्या किया है, जैक ने परचेज किया है कितने का, 1,90,000 का स्टॉक। किससे, हैरी से। तो हैरी ने क्या किया है, सेल किया है कितने का, 1,90,000 का। किसको, जैक को, है ना। अब जैक एंडोर्स द बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिसिप्ट फ्रॉम जॉर्ज। अब देखो, ये जो जॉर्ज था, जॉर्ज ने अपना लाइबिलिटी परचेज वाला अपना बिल्स रिसीवेबल देके, तो ये इसने बिल्स रिसीवेबल किसको दे दिया, जैक को दे दिया, है ना। जब ये 1,81,000 का परचेज का पेमेंट किया बिल्स के थ्रू से, तो ये बिल्स इसके पास से हटके जैक के पास आ गया, ठीक है। जैक के पास आ गया, और जैक ने अपना ये वाला सेटलमेंट करवा लिया। तो जैक के पास जो बिल्स रिसीवेबल था, जैक ने वो एंडोर्स कर दिया। किसको एंडोर्स कर दिया, हैरी को। ये बिल्स रिसीवेबल हैरी को भेज दिया गया। गुड इवनिंग नील। गुड इवनिंग मैम। ये देखो, इसने हैरी को ये वाला हैरी को दे दिया, ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज था ये हैरी को एंडोर्स कर दिया। हाँ, और फिर देखो इसने और 9,000 भी पे किया, क्योंकि वो तो 1,80,000 का था। ये जो बिल्स रिसीवेबल 1,80,000 का था, बट इनमें सेल परचेज 1,90,000 का हुआ। तो इसने अपना बिल्स रिसीवेबल उठा के इसको दे दिया, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल इसको दे दिया, और बोल रहा है कि मेरा सेल एडजस्ट कर दो। बट ये कितने का है, 1,80,000 का है। प्लस इसने 9,000 रुपए जो है कैश पेमेंट किए, और फुल सेटलमेंट हो गया। फुल सेटलमेंट मतलब 1,89,000 पे करके फुल सेटलमेंट किया। 1,90,000 के बदले 1,89,000 पे हुआ, इसका मतलब। तो 1,89,000 जो पे हुआ, इससे क्या हुआ, 1,000 का डिस्काउंट फिर से हुआ, ठीक है। एक जन का डिस्काउंट रिसिप्ट, एक जन का डिस्काउंट पेबल, ठीक है। अब फिर क्या बोल रहा है, 1 अक्टूबर को हैरी परचेज गुड्स और 2 लाख फ्रॉम जॉर्ज। हैरी और जॉर्ज में फिर से गुड्स परचेज सेल हुआ, और हैरी ने पे किया है पूरा अमाउंट चेक के थ्रू से। अच्छा, अब मैंने तो बहुत सारा चीज बोल दिया, क्योंकि बहुत सारा यहाँ पर कैलकुलेशंस है, मतलब बहुत ट्रांजैक्शंस है, तो इसलिए मैंने एक के बाद एक बोल दिया। हम करके फिर से धीरे धीरे दिखा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा ट्रांजैक्शन है। देखो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर हम लाइन बाय लाइन करके दिखाते हैं, तो तुम लोग को अच्छे से समझ में आएगा। ये है जॉर्ज, यहाँ पर लिखते हैं जॉर्ज, और ये कौन है, हैरी। और यहाँ पर लिख देते हैं जैक। अच्छा, सबसे पहले जॉर्ज ने बिल ड्रॉ किया है, तो जॉर्ज के पास देखो बिल रिसीवेबल होगा, और हैरी के पास सेम अमाउंट का बिल्स पेबल होगा, ठीक है।
अमाउंट कितना है 1,80,000, अमाउंट है 1,80,000, ठीक है। अच्छा, इसका हम लोग पहले एंट्री कर लेते हैं। हम लोग को एंट्री हैरी और जॉर्ज के बुक में करने बोला है और किसी के बुक में नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं इन हैरी और यहाँ पर लिख देते हैं जॉर्ज। तो एक एक एंट्री करते ड्रॉ के साथ, तो तुम लोग को समझ में आएगा क्लियरली। तो 1 जुलाई 2019, तो देखो इन बिल ड्रॉ होगा पहले, ठीक है। तो किसने बिल ड्रॉ किया है? जॉर्ज ने बिल ड्रॉ किया है। तो जॉर्ज के बुक्स में होगा बिल्स रिसीवेबल, तो यहाँ पर लिखते हैं बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 1,80,000 टू हो जाएगा हैरी 1,80,000, और यहाँ पर हो जाएगा जॉर्ज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। अच्छा, इसके बाद बोला देखो, हैरी एक्सेप्टेड द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जॉर्ज हैड परचेज गुड्स फॉर 1,81,000 फ्रॉम जैक ऑन द सेम डेट, ठीक है। तो जॉर्ज ने गुड्स परचेज किया है जैक से सेम डेट पे। देखो जॉर्ज ने अब क्या किया है, यहाँ पर परचेज किया है, ठीक है। परचेज किया है 1,81,000, और किससे किया है? जैक से। हम यहाँ पर ना सेम कलर से लिखेंगे तो समझ में आएगा कि ये दोनों सेम ट्रांजैक्शन, मतलब ये दोनों में वो ट्रांजैक्शन हुआ है। तो सेल किया है सेम अमाउंट का 1,81,000, ठीक है। सेम डेट पे ये ट्रांजैक्शन हुआ है। तो अब हमें जैक का बुक तो बनाना नहीं है। अगर बनाना होता तो हम लोग जैक के बुक में क्या लिखते? जॉर्ज टू सेल, ठीक है। हम लोग को जॉर्ज के बुक में एंट्री, हैरी के बुक में इसके लिए कोई एंट्री नहीं होगा। तो हैरी के बुक्स में तो कोई एंट्री नहीं होगा। जॉर्ज के बुक में सेम डेट पे एंट्री हो जाएगा परचेज टू जैक, परचेज अकाउंट डेबिट टू जैक 1,81,000, ठीक है। 1,81,000 का परचेज हो गया। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, जॉर्ज एंडोर्स हैरीज एक्सेप्टेंस टू जैक इन फुल सेटलमेंट। जॉर्ज ने एंडोर्स कर दिया है। अब देखो क्या हो रहा है, जॉर्ज जो है उसने एंडोर्स कर दिया। अब एंडोर्स क्या करेगा? अपना बिल्स रिसीवेबल। किसको एंडोर्स किया है? देखो बोल रहा है एंडोर्स हैरीज एक्सेप्टेंस। हैरीज एक्सेप्टेंस मतलब हैरी वाला बिल्स रिसीवेबल किसको दिया है? जैक को। ये उसने उठाया और उठा के जैक को दे दिया। तो ये इधर इस यहाँ एक बना लेते, ठीक है। ये जैक के हाथ में ये वाला बिल्स रिसीवेबल आ गया 1,80,000 वाला, ठीक है। और बिल्स रिसीवेबल दे दिया गया है 1,80,000 वाला, और सेटलमेंट कर लिया है अपने जो भी परचेस किया था उसका। मतलब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। कि हमने जो परचेस किया, जॉर्ज बोल रहा है मैंने जो 1,81,000 का परचेस किया है उसका हम पेमेंट नहीं कर रहे, मेरे पास एक बिल्स रिसीवेबल है 1,80,000 का, वो दे दे रहे हैं, और इनमें सेटलमेंट हो गया। मतलब जॉर्ज ने 1,000 का डिस्काउंट दे दिया, इसलिए 1,80,000 का सेल को 1,80,000 के बिल्स रिसीवेबल से सेटल कर लिया। तो अभी ये कंडीशन है, जॉर्ज के पास और बिल्स रिसीवेबल नहीं है, वो बिल्स रिसीवेबल जैक के पास है, और जैक के साथ उसका जो सेल परचेज का रिलेशन था वो सेटलमेंट हो गया। तो अभी किसके बुक्स में एंट्री होगा? जॉर्ज के बुक्स में, ठीक है। ये देखो यहाँ पर एंट्री कैसे होगा। तो जॉर्ज बोलेगा मेरा जो जैक क्रेडिटर हुआ था, जैक कैंसिल हो रहा है। क्रेडिटर को पेमेंट करने से क्या होगा? क्रेडिटर कैंसिल हो जाएगा। पेमेंट करने से टू कैश होता है, पेमेंट की जगह इसने अपना बिल्स ही दे दिया, तो टू बी आर। और बी आर कितने का था? 1,80,000 का था। और क्वेश्चन बोल रहा है फुल सेटलमेंट के साथ दिया, मतलब इसको डिस्काउंट मिला, तो टू क्या हो जाएगा? डिस्काउंट। कितने का? 1,000, ठीक है। यहाँ पर तो कोई एंट्री नहीं होगा। अच्छा, ये वाला डेट कौन सा है देखते हैं। अच्छा, वही वाला डेट है, डेट अलग से कुछ दिया नहीं है, ठीक है। तो यही डेट रखते हैं हम, और कोई डेट दिया नहीं है।
अच्छा, फिर देखो क्या बोल रहा है। ऑन 1 सितंबर 2019 जैक परचेज गुड्स वर्थ 1,90,000 फ्रॉम हैरी। अच्छा, अब जैक और हैरी में सेल परचेज हुआ। अब ड्रॉ में चलते हैं पहले। यहाँ पर जैक और हैरी में सेल परचेज हुआ, हम यहाँ पर दिखाते हैं, ठीक है। कितने का हुआ देखो, यहाँ पर जैक ने परचेस किया 1,90,000 का हैरी से, तो इसने परचेस किया है 1,90,000 का हैरी से, तो हैरी ने सेल किया है 1,90,000। तो अभी किसके बुक्स में एंट्री होगा? हैरी के बुक्स में, ठीक है। जॉर्ज के बुक्स में कुछ नहीं होगा, तो हैरी के बुक्स में एंट्री करेंगे 1 सितंबर, ठीक है। क्वेश्चन में हमें बोला है डेट है हम लोग का 1 सितंबर 2019। जैक अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1,90,000। अच्छा, ये हम लोग का किसका बुक्स है? जॉर्ज का। तो जॉर्ज का तो कोई ट्रांजैक्शन हुआ नहीं कि करेंगे। अगर हमें जो है हैरी के बुक्स में, सॉरी जैक के बुक्स में करने बोलता तो हम लोग परचेज का एंट्री दे देते। तो देखो हम जैसे जैसे डिलीट मतलब काट रहे हैं वैसे वैसे ही ट्रांजैक्शन हो रहा है, ठीक है। ये बिल अभी किसके पास है नहीं है वो सारा हमें क्लियरली ये ड्रॉ से पता चलेगा। अब देखते हैं आगे क्या बोला है। जैक ने एंडोर्स किया है बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो उसे जॉर्ज से मिला था हैरी को, ठीक है। पहले देखो जैक ने बिल्स जो है एंडोर्स किया है। जैक के पास कौन सा वाला बिल है? देखो जैक के पास एक बिल्स रिसीवेबल है, कौन सा वाला? ये वाला, ये 1,80,000 वाला। ये उसने एंडोर्स कर दिया, ठीक है। ये उसने एंडोर्स कर दिया किसको? देखो एंडोर्स मतलब दे दिया। किसको दे दिया है? रिसिप्ट फ्रॉम जॉर्ज टू हैरी, हैरी को दे दिया, ठीक है। हैरी के पास आ गया क्या? बिल्स रिसीवेबल जिसमें 1,80,000 है। और देखो ये वही वाला बिल्स रिसीवेबल है जिसका पेबल एक्चुअली हैरी है। मतलब हैरी के पास वही वाला बिल्स रिसीवेबल आ गया जिसका उसका पेबल है, ठीक है। क्योंकि ये पेमेंट तो उसी को करना था, इसमें उसी का नाम लिखा हुआ है, तो ये एंडोर्स होते होते उसके पास आ गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? 1,80,000 का आ गया और उसने उसको 9,000 भी पे किया है, ठीक है। इसने क्या किया है? पेड किया है 9,000। किसको? इसने इसने रिसीव किया, रिसीव किया 9,000। क्यों? क्योंकि इनमें जो सेल परचेज हुआ था ना, ये देखो 1,90,000 का 1,00,000 उसकी जगह 1,80,000 का बिल दे दिया, लेकिन वैल्यू तो था 1,90,000 का। ये कैंसिल करवा रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, लेकिन इसके अगेंस्ट में अभी तक कितना पेमेंट हुआ? 1,80,000 का बिल और 9,000 का कैश, तो 1,89,000। तो 1,000 अभी भी नहीं पेमेंट हुआ है, लेकिन बोल रहे हैं फुल सेटलमेंट, मतलब 1,000 का डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग इसका एंट्री करेंगे, किसके बुक्स में होगा? यहाँ पर हैरी के बुक्स में, ठीक है। तो हैरी के बुक्स में हम लोग एंट्री करेंगे 1 सितंबर 2019। तो ये जो सेल है जैक को किया है, जैक पेमेंट कर रहा है, तो जैक का यहाँ पर डेटर जो था वो कैंसिल हो जाएगा, टू जैक हो जाएगा। कितने से? 1,90,000 का सेल यहाँ पर जो हुआ था उसका डेटर कैंसिल हो रहा है। कैसे? बिल्स ले रहा है कितने का? 1,80,000 का, यहाँ पर लिखना पड़ेगा। बिल्स रिसीवेबल आ रहा है इसके पास 1,80,000 का, और पैसा भी मिल रहा है। कैश लिख देते हैं, ठीक है। कैश मिल रहा है, कैश में पेमेंट हुआ है बोल रहा है, कैश अकाउंट डेबिट 9,000 पैसा दिया गया और बाकी सेटलमेंट करवा लिया गया, मतलब डिस्काउंट मिल गया, ठीक है। कितने का? 1,000 का, ठीक है। अच्छा, अब देखो कंडीशन क्या बना। अब देखो कंडीशन ये बन गया कि जॉर्ज का तो अभी हमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं दिख रहा है, जैक का भी और कुछ नहीं है, इसने 9,000 भी अपना पे कर दिया, इसने 9,000 रिसीव कर लिया, इसके पास बिल्स रिसीवेबल आ गया। और उस इस बिल्स रिसीवेबल और ये बिल्स पेएबल के against, मतलब इसका बीपी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसको तो पे करना था पहले किसको? जॉर्ज को। जब जॉर्ज ने वो जैक को दे दिया, जैक को देना था जैक और इसमें जब ट्रांजैक्शन हुआ जैक ने वही बिल उठा के इसको दे दिया। मतलब अब इसी को इसको ये बिल का पेमेंट किसी को नहीं करना है, खुद को थोड़ी ना पेमेंट करेगा, क्योंकि घूम फिर के इसका मतलब जो पेबल था वही रिसीवेबल हो गया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया?
कैंसिल, इसका जो बीपी है ये कैंसिल हो जाएगा, बीपी कैंसिल हो गया किसके थ्रू से, ये बिल्स जो घूम फिर के इसी के पास आ गया, इसके थ्रू से ये कैंसिल हो गया, मतलब बिल्स रिसीवेबल पेएबल दोनों ही कैंसिल आउट। तो इसमें क्या एंट्री होगा, तो यहाँ पर जैसे ही उसने ये बिल एक्सेप्ट किया तो उसने अपना बीपी को कर दिया कैंसिल, बीपी अकाउंट डेबिट कर दिया। कितने का था, 1,80,000 का। और टू क्या हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल, कि जो बिल्स रिसीवेबल मिला उसे हम कैंसिल कर देंगे बीपी के साथ, क्योंकि वो मेरे नाम का ही बिल्स रिसीवेबल था, ठीक है। अच्छा, ये मैंने 1 सितंबर का एंट्री कर दिया। अब तब तक तो यहाँ पर कोई एंट्री होगा नहीं जॉर्ज के बुक्स में, अब आगे पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन में कुछ और बोला है कि नहीं। अब यहाँ पर हो गया, बोल रहा है कि ऑन 1 अक्टूबर हैरी परचेज गुड्स, अच्छा फिर से परचेज सेल हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं हैरी और जॉर्ज। अब बोल रहा है कि हैरी परचेस किया है गुड्स 2 लाख फ्रॉम जॉर्ज, हैरी ने जॉर्ज से गुड्स फिर से परचेस किया, अगर फिर से ड्रॉ करना चाहते हो तो कर सकते हो। हैरी ने जो है गुड्स परचेस किया 2 लाख का, ठीक है, किससे, जॉर्ज से, सेल, तो इसका सेल परचेस का एंट्री करेंगे हम लोग। 1 अक्टूबर 19 हैरी ने परचेस किया है, तो परचेस टू जॉर्ज 2 लाख, और यहाँ पर हो जाएगा हैरी टू सेल। अच्छा, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। हैरी पेड द अमाउंट ड्यू टू जॉर्ज बाय चेक, और हैरी ने ये जो अमाउंट ड्यू है वो चेक के थ्रू से पे कर दिया, तो चेक के थ्रू से पे करने से क्या एंट्री होगा, तो जॉर्ज को पैसा मिल जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, चेक के थ्रू से पे किया तो कितना मिलेगा, 2 लाख, क्योंकि ये तो बोला है पूरा पेमेंट कर दिया, और टू हैरी बोल के वो हैरी को कैंसिल कर देगा 2 लाख बोल के, और हैरी क्या करेगा, हैरी इसको पेमेंट का एंट्री डालेगा, जॉर्ज अपने क्रेडिटर को कैंसिल करेगा, जॉर्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक, चेक के थ्रू से पेमेंट हुआ तो टू बैंक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, बस इसमें और कुछ नहीं था, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हैरी और जॉर्ज। तो देखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में अगर तुम लोग ड्रॉ करोगे और उसको सोच के कि किस तरह से करना है और लिखोगे ना, तो कभी एंट्री गलत नहीं होगा, ठीक है। और डायरेक्ट अगर एंट्री करने जाओगे कर सकते हो, जब प्रैक्टिस हो जाएगा कर सकते हो, लेकिन उसके पहले अगर ड्रॉ कर करके करोगे तो एंट्री काफी अच्छे से समझ में आएगा और खुद से भी कर सकोगे, ऐसा नहीं कि किसके बाद क्या होगा, ऐसा नहीं होता है, जैसे ट्रांजैक्शन है वैसे हमें करना चाहिए, ठीक है। हाँ, एंट्री का बेस होना चाहिए जर्नल एंट्री का, तो फिर तुम लोग इजीली कर पाओगे। अच्छा, ये देखो हम लोग का हो गया इलास्ट्रेशन 9। अब हम लोग इलास्ट्रेशन 10 देखते हैं। एक मिनट, कहाँ चला गया क्वेश्चन, ये रहा। इलास्ट्रेशन 10। अच्छा, इसमें क्या बोला है देखो, फॉर द म्यूचुअल एकोमोडेशन ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई को दोनों को ही पैसे का जरूरत है, इसीलिए देखो लैंग्वेज लिखा हुआ है फॉर द म्यूचुअल एकोमोडेशन ऑफ, एक मिनट, फॉर द म्यूचुअल एकोमोडेशन ऑफ एक्स एंड वाई दोनों को पैसे का जरूरत है। 1 अप्रैल 2019 को एक्स ड्यू ए 4 मंथ्स बिल ऑन वाई फॉर 4,000, तो एक्स ने क्या किया, ये है एक्स और ये है वाई, तो एक्स ने वाई पे बिल ड्रॉ किया, ठीक है। अब कौन किस पे करेगा, ये इन दोनों का जो है पर्सनल डिस्कशन होना चाहिए, ठीक है, कि कौन किस पे बिल ड्रॉ किया। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमें जैसे बोलेगा, एक्स ने बिल ड्रॉ किया है तो इसके पास बीआर होगा, और वाई ने एक्सेप्ट किया तो इसके पास बीपी होगा 4,000 वाला। फिर बोल रहा है वाई रिटर्न द बिल एक्सेप्ट आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ द सेम डेट, वो तो करना ही है, वाई क्या करेगा, साइन करके इसको रिटर्न कर दिया। एक्स डिस्काउंट द बिल फ्रॉम हिज बैंकर एट 6% पर एनम, पैसे का जरूरत है, अब डिस्काउंट करवाने कहाँ गया है, बैंकर के पास, बैंकर मतलब जो बैंक, ठीक है, बैंक के पास गया है, बैंक ने 6% पर एनम का डिस्काउंट रेट लगाया और पैसा दे दिया, ठीक है। फिर बोल रहा है 50%, फिर क्या हुआ, एंड रेमिट 50% ऑफ द प्रोसीड टू वाई, अब बैंक से जो भी पैसा मिला उसका 50% उसने वाई को दिया। अब बैंक से कितना पैसा मिलेगा ये देखो, बैंक के पास गया, कितना पैसा है, बैंक बोलेगा मेरा रेट ये चल रहा है 6% 1 साल का, मतलब
एक साल में 100 रुपए पे 6 रुपए डिस्काउंट चल रहा है, तो 4,000 पे कितना चलेगा? 4,000 इंटू 6%, ये हो गया एक साल का, डिवाइडेड बाई 12 करो तो एक एक मंथ का हो जाएगा। अब ये 1 अप्रैल का बिल ड्रॉ है और बिल है 4 मंथ्स का, और उसी दिन वो चले गए हैं डिस्काउंट करवाने, तो बैंक पूरा 4 मंथ्स का डिस्काउंट चार्ज काट लेगा। तो कितना अमाउंट होगा चेक करके देखो, 4,000 इंटू 6% डिवाइडेड बाई 3, मतलब ये हो गया 80 रुपीज। तो बैंक 80 रुपीज डिस्काउंट चार्ज काट लेगा, तो 4,000 में अगर 80 रुपीज डिस्काउंट ले लेगा तो बचता है 3920। तो बैंक ने एक्स को कितना दिया इस बिल के अगेंस्ट में? 3920 पकड़ा दिया, ठीक है। और बिल्स रिसीवेबल एक्स के पास से किसके पास आ गया? बैंक के पास आ गया, ठीक है। और कितने का है? 4,000 का है। और बैंक क्या करेगा? 4 मंथ्स बाद वाई से पैसा लेगा, क्योंकि बीपी जो है वो वाई के नाम का है, ठीक है। अब वाई एक्स और वाई ने ये आपस में डिसाइड किया था, फिर पैसा मिलने के बाद एक्स ने 50%, इसमें से 50% वाई को दे दिया। ये देखो वाई को दे दिया, तो 3920 का 50% कितना होता है? 1960 रुपीज, ठीक है। तो डिस्काउंट का जो हिस्सा है, अब देखो यहाँ पर जो डिस्काउंट चार्ज हुआ ये सिर्फ एक्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि पैसा सिर्फ एक्स यूज नहीं कर रहा है, वाई भी कर रहा है। तो डिस्काउंट को भी प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। जो जितना पैसा लेगा उसको डिस्काउंट का भी उतना प्रोपोर्शन। अब दोनों 50-50% पैसा ले रहे हैं, तो डिस्काउंट भी 50-50% होगा। तो एक्स बोलेगा 1960 लो, प्लस डिस्काउंट चार्ज भी एक्सेप्ट करो, तो डिस्काउंट चार्ज 40, 80 का आधा 40 इसके ऊपर चार्ज किया जाएगा। फिर बोल रहा है ऑन ड्यू डेट एक्स इज अनेबल टू सेंड द अमाउंट ड्यू एंड देयरफॉर वाई ड्रॉज ए बिल फॉर 7,000। अब क्या हुआ? जैसे ही 4 मंथ्स बाद पेमेंट का बारी आएगा बैंक में, तब क्या करना पड़ेगा? वाई को 4,000 बैंक को देना पड़ेगा, ये बैंक को दिख रहा है, ठीक है। लेकिन वाई पूरा 4,000 क्यों दे? क्योंकि वाई तो कितना यूज किया है? 1960, मतलब लॉजिकली बोले तो 2,000 है ना, 50% 2,000। अब डिस्काउंट जो होता है उसका लॉस दोनों को बियर करना पड़ेगा। लेकिन अगर लॉजिकली देखो, बैंक को क्योंकि 4,000 चाहिए, तो इन दोनों ने 50-50% पैसा यूज किया। मतलब अगर हम लोग ग्रॉस बोले तो 2,000 2,000, और अगर नेट कर ले तो 1960 नेट, इसीलिए क्योंकि डिस्काउंट चार्ज भी हो रहा है। लेकिन बैंक को पैसा पूरा करवाने के लिए मतलब एथिकली देखे तो एक्स को अपना हिस्से का 2,000 देना चाहिए, वाई को 2,000 देना पड़ेगा। दोनों मिला के जब वाई के पास 4,000 हो जाएगा, तो वाई वो पैसा बैंक को देगा, क्योंकि बैंक के पास जो बिल्स रिसीवेबल है उसमें पेएबल तो वाई का है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ? एक्स क्या कर रहा है? एक्स बोल रहा है हम ये 2,000 नहीं दे सकते, अनेबल टू सेंड द अमाउंट ड्यू, ठीक है। अमाउंट ड्यू का मतलब जो पैसा उसको देना चाहिए था। और फिर क्या बोल रहा है? एंड देयरफॉर वाई ड्रॉज ए बिल फॉर 7,000 विच इज ड्यूली एक्सेप्टेड बाई एक्स। और इन दोनों में फिर से एक नया बिल ड्रॉ हुआ, और वाई ने बिल ड्रॉ किया किसके ऊपर? एक्स के ऊपर। लेकिन इन द मीन टाइम एक सिचुएशन होगा कि बैंक बोलेगा देखो आप लोगों में क्या अकोमोडेशन बिल हुआ नहीं हुआ, मुझे वो सब नहीं पता, मुझे मेरा 4,000 चाहिए, 4 महीने बाद मिलने वाला था, मुझे मेरा 4,000 चाहिए। अब ये 4,000 देगा कौन? एक्स तो नहीं दे पा रहा है, तो वाई को देना पड़ेगा, क्योंकि वाई का नाम भी नाम लिखा हुआ है बीपी, ठीक है। और वैसे भी एक्स दे नहीं पा रहा है, तो देना किसे है? वाई को देना है। तो वाई ये 4,000 का पेमेंट करेगा, ठीक है। तब ये बीपी कैंसिल होगा, तब ये बीपी जो है ये कैंसिल हो जाएगा। वाई पूरा का पूरा बीपी का पेमेंट करेगा, जबकि उसे वो करना नहीं था, उसको एक्स से 2,000 लेना था। अब ठीक है, अब एक्स नहीं दे पाएगा, लेकिन एक्स ने बोला मेरे ऊपर दूसरा बिल ड्रॉ करो 7,000 रुपए का, ठीक है। तो अगेन इसके पास आता है बिल्स रिसीवेबल, और इसका हो जाएगा बिल्स पेबल, कितने का? 7,000 का, ठीक है। अब वाई डिस्काउंट द बिल, अब क्योंकि इसके पास बिल्स रिसीवेबल है, अब ये बैंक में गया, बैंक में जाके बिल को डिस्काउंट करवा लिया, और बोल रहा है कि 1,300 एक्स को भेजा उसमें से प्रोपोर्शनेट करके। बिफोर द बिल इज ड्यू फॉर पेमेंट एक्स बिकम इंसॉल्वेंट। अब ये सेकंड बिल जो ड्रॉ हुआ, इस केस में एक्स इंसॉल्वेंट ही हो गया, और लेटर 25 पैसा इन रूपी बिकम रिसीव फ्रॉम हिज एस्टेट। और ऐसा हालत है कि मतलब 25 पैसा 1 रुपए की जगह मिल जाएगा, ऐसा एक्स का हालत है। मतलब एक्स बोल रहा है हम कुछ भी नहीं दे सकते हैं, लेकिन अगर मेरा एस्टेट वगैरह से कुछ देखो, तो मेरा सिचुएशन ऐसा है कि अगर मुझसे मतलब मुझसे किसी को 1 रुपया मिलेगा तो हम 25 पैसा ही दे सकते हैं। हम लोग को बोला है जर्नल एंट्री को पास करने, सिर्फ और सिर्फ इन द बुक्स ऑफ एक्स, ठीक है। तो हम दिखाते हैं, देखो कैसे होगा इन द बुक्स ऑफ एक्स। एक्स के बुक्स में कैसे एंट्री होगा? तो सबसे पहले बोल रहा है कि एक्स ने बिल ड्रॉ किया है वाई पे 4,000 का, तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा
1419 में बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट, ठीक है, 4000। फिर इस बिल को डिस्काउंट करवाया गया बैंकर के पास, तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 4000। और यहाँ पर ऐसे कैलकुलेशन होगा, 4000 इंटू रेट है 6% इंटू 4/12, तो ये वैल्यू 80 होता है। तो ये माइनस होके 3920, बैंक वाला इतना पैसा दे दिया। अब बैंक वाले ने जो पैसा दिया उसमें से कुछ अमाउंट, कितना अमाउंट जो है वो बता रखा है, देखो वाई को रेमिट कर दिया है, क्योंकि म्यूचुअल एकोमोडेशन था। यहाँ पर देखो 50%, तो 50% रेमिट कर किया गया है। तो पैसा दे रहा है, कौन दे रहा है? एक्स दे रहा है। हम लोग एक्स के बुक से एंट्री कर रहे हैं, तो एक्स के पास से पैसा जाएगा, तो एंट्री हो जाएगा टू कैश। कितना दे सकता है? जितना उसके पास पैसा है। 3920 उसका 50%, 3920 इसका 50% वो दे सकता है। तो 3920 का 50%, 3920 डिवाइडेड बाई 2 कर लेते, 50% मतलब तो डिवाइडेड बाई 2, 1960 रुपीज, ठीक है। और यहाँ पर देखो वाई अकाउंट को कर दिया जाएगा डेबिट, ठीक है, मतलब वाई को हम लोगों ने कितना दिया? 2000 दे दिया है बेसिकली, ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट भी लेना पड़ेगा। तो डिस्काउंट चार्जेस 50% जो है वो भी लेना पड़ेगा। 80 पे 50% मतलब 40, ठीक है। तो इसका मतलब म्यूचुअल एकोमोडेशन से क्या हुआ, ये दिख रहा है कि एक्स बोल रहा है मैंने वाई के ऊपर 4000 का बिल ड्रॉ किया था, लेकिन मैंने वाई को कितना दे दिया है? मैंने वाई को 2000 रुपए दे दिया है, ठीक है। और डिस्काउंट चार्जेस इस तरह से, क्योंकि म्यूचुअल एकोमोडेशन में वही होता है, जो पैसा डिस्काउंट करवाया जाता है फिर उसमें से डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाता है आपस में, जो भी उनका पहले का एग्रीमेंट हुआ होगा। तो इनमें बात हुआ होगा 50-50% हम लोग पैसा बांट लेंगे, तो इन्होंने 50-50 बांट लिया। और बांटने से एंट्री क्या हुआ? एक्स के तरफ से सोचो, एक्स ने पैसा दिया तो इसीलिए टू कैश, ठीक है। एक्स ने डिस्काउंट भी बोला, मेरे ऊपर तो डिस्काउंट डेबिट हो रखा है 80 रुपीज का, लेकिन पूरा का पूरा बर्डन हम क्यों ले? क्योंकि 40 आधा तुम्हारा है, ठीक है। तो जैसे ही डिस्काउंट डेबिट है, बर्डन कम करना है, डेबिट वैल्यू को, लॉस को कम करना है। तो 80 रुपीज का लॉस है, उसे 40 में लाना है, तो उसे क्रेडिट करना पड़ेगा, डेबिट हो रखा है तो क्रेडिट कर दिया। और वाई को 2000 से हम लोगों ने यहाँ पर डेबिट करके दिखाया कि वाई ने 2000, वाई को हम लोगों ने 2000 रुपए दे दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा देखो, नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर 4 अगस्त में एंट्री होगा। देखो हम दिखाते हैं क्यों अगस्त में होगा। फिर यहाँ पर बोल रहा है ऑन ड्यू डेट एक्स इज अनेबल टू सेंड द अमाउंट ड्यू। एक्स ने क्या किया? ड्यू डेट कब होगा? 1 अप्रैल को ड्रॉ हुआ था, ये देखो 1 अप्रैल को ड्रॉ हुआ था। 1 अप्रैल के 4 मंथ में पता चलेगा, 4 मंथ के लिए बिल ड्रॉ हुआ था, 1 अप्रैल टू 1 मई, 1 मई टू 1 जून, 1 जून टू 1 जुलाई, 1 जुलाई टू 1 अगस्त, ठीक है, 1 अगस्त तक ये। और इसमें अगर 3 दिन ग्रेस पीरियड ऐड करेंगे तो 4 अगस्त होगा। 4 अगस्त को एक्स ने बोला कि हम पेमेंट नहीं कर सकते, मुझे मेरा पोर्शन जो पेमेंट करना था हम केपेबल नहीं है कि हम पेमेंट कर दे, मतलब 2000। एक्चुअली वाई ने 2000 यूज किया तो वो 2000 जुगाड़ रखेगा 4 महीने बाद पेमेंट के लिए, और एक्स को 2000 रखना चाहिए था, बट एक्स बोल रहा है आई एम अनेबल टू सेंड द अमाउंट, ठीक है। तो फिर वाई ने उसके ऊपर बिल ड्रॉ किया कितने का? 7000 का। तो हम लोग यहाँ पर एंट्री करते हैं, वाई अकाउंट डेबिट टू बीपी, 7000 का बिल ड्रॉ किया। अच्छा, फिर बिल ड्रॉ करने के बाद वाई ने डिस्काउंट भी करवाया, और डिस्काउंट करके एक्स को 1300 रुपया भेजा। हम लोगों ने एक्स एक्स के बुक्स में एंट्री करना है, तो हम लोग यहाँ पर देखो 1300 का जो होगा, 1300 जो रिसीव हुआ है उसका एंट्री एक्स कैसे करेगा? बैंक अकाउंट डेबिट 1300। अब डिस्काउंट भी यहाँ पर लेना पड़ेगा, जैसे एक्स ने जब डिस्काउंट करवाया था तो अपना डिस्काउंट एक्स पे वाई पे चार्ज किया था, उसी तरह से वाई भी अपना डिस्काउंट जो है वो एक्स पे चार्ज करेगा, ठीक है। तो उस इसको क्या करना पड़ेगा? ये अपने बुक्स में डिस्काउंट को क्या करेगा? डेबिट, क्योंकि इसके लिए लॉस होगा, डिस्काउंट इसके लिए लॉस होगा ना। देखो ये जब खुद बैंक के पास जाके करवा रहा है तब भी इसके लिए लॉस है, लेकिन पूरा लॉस ये क्यों बेयर करे? तो ये वाई के बुक्स में अगर ये वाला एंट्री हम लोग दिखाते ना, जैसे देखो यहाँ
हम साइड साइड में y का एंट्री भी दिखाते हैं, तो तुम लोग बोला नहीं है लेकिन तुम लोग को ना अच्छे से समझ में आएगा। जैसे देखो यहाँ पर अगर x ने बिल ड्रॉ किया है, ये देखो समझाने के लिए, ठीक है, ये बोला नहीं है क्वेश्चन में, तो y क्या बोलेगा, y बोलेगा ठीक है हम बिल एक्सेप्ट करें, तो y इसका रिवर्स एंट्री डालेगा, एक्स अकाउंट डेबिट टू बीपी, वाई ऐसे एंट्री करेगा, एक्स अकाउंट डेबिट टू बीपी 4000 4000, ठीक है। अब ये जब बैंक के पास डिस्काउंट करवाएगा तो वाई कुछ एंट्री नहीं करेगा। अब जब ये वाई को पेमेंट कर रहा है ना, तब वाई क्या एंट्री करेगा पता है, जब ये वाई को पेमेंट कर रहा है तो वाई पैसा ले रहा है, तो वाई ऐसे एंट्री करेगा, मेरे पास पैसा आया 1960 मेरा डिस्काउंट का लॉस है 40, ठीक है, और 2x इस तरह से एंट्री करेगा। वही वाला चीज हम बोल रहे हैं यहाँ पर, वही चीज x कर रहा है कि मेरा डिस्काउंट डेबिट होगा और 2 यहाँ पर हो जाएगा वाइज अकाउंट, ठीक है, 2 वाइज अकाउंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हुआ था y का अकाउंट को डेबिट किया गया था, वैसे यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि अभी ये पैसा ले रहा है। तो अब यहाँ डिस्काउंट का कैलकुलेशन देखो, ये हमें पता होना चाहिए। पहला बात है कि इस बिल का डिस्काउंट कितना हो रहा है, बिल जो है, बिल को डिस्काउंट करवा के 6600 रुपया मिला, बिल कितने का था, 7000 का था, तो डिस्काउंट चार्ज कितना काटा है बैंक ने, 7000, मतलब 7000 माइनस 6600, दैट इज 400, ठीक है। तो 400 डिस्काउंट और रिसिप्ट अमाउंट 6600, ठीक है। तो प्रोपोर्शनेट कितना हो रहा है, मतलब इसको अगर हम लोग रेशियो फॉर्म में लिख के दिखाना चाहे तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, 400 डिस्काउंट है आउट ऑफ 6600, ठीक है। तो 6600 रिसीव हो रहा है, अगर 400 रुपए डिस्काउंट है, तो अगर 1300 रिसीव हो रहा है तो कितना डिस्काउंट है ना। हम लोग यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं कि 6600 रिसीव्ड when discount is 400, 1 rupees received when discount is 400 by 6600, देन 1300 अगर रिसीव होगा तो डिस्काउंट कितना होगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग यूनिटरी मेथड करके कर सकते हैं। अब देखो इसमें कैसे होगा, सेम यही चीज हम यहाँ पर करके दिखा रहे हैं। देखो यहाँ पर हम लोग का डिस्काउंट का जो प्रोपोर्शन है वो 400 बाई 6600 हो गया, इनटू यहाँ पर कितना हो जाएगा 1300 प्लस यहाँ पर, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा चेंज होगा, हम लोग सिर्फ और सिर्फ 1300 पे डिस्काउंट चार्ज नहीं करेंगे, क्योंकि एक्स ने पहले से ही 2000 नहीं दिया था, 2000 रिसीवेबल था, इस वजह से ही तो नया बिल ड्रॉ हुआ, अदरवाइज तो नया बिल ड्रॉ होने का कोई क्वेश्चन नहीं था। तो ये 2000 भी हम लोग यहाँ पर ऐड करके बोलेंगे, क्योंकि ये अभी रिसीव हुआ है, ये ऑलरेडी रिसीव्ड है, तो ये प्रोपोर्शनेट अमाउंट पे इतने टोटल पे हम लोग डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। ये अकोमोडेशन बिल पे डिस्काउंट कैलकुलेशन करने का रूल्स होता है, ठीक है। नॉर्मली हमें डिस्काउंट कैसे दिख रहा है कि 6600 रिसीव्ड हुआ और उस पे डिस्काउंट 400, तो अगर 1300 रिसीव होता है तो उस पे डिस्काउंट कितना होगा, लेकिन सिर्फ 1300 रिसीव नहीं है, पहले से 2000 भी रिसीव्ड है, इसीलिए वो दोनों को ऐड करके हमें प्रोपोर्शनेटली डिस्काउंट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा चेक करते हैं, तो ये हो गया 3300 इंटू 400 डिवाइडेड बाई 6600, तो इसका आंसर हो गया हम लोग का 200, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1500, इस तरह से एंट्री होगा कि मुझे 1300 मिला, मेरे ऊपर डिस्काउंट चार्ज हो रहा है 200, टू वाइज अकाउंट, ये दोनों को टोटल करने से मिल जाएगा। अब क्या हुआ, जब बिल का मैच्योरिटी डेट आया तब ये वाई बोल रहा है, सॉरी एक्स बोल रहा है कि हम हो चुके हैं इंसॉल्वेंट, हम तो पेमेंट नहीं कर सकते। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, बीपी कैंसिल किया जाएगा, मतलब पहला वाला बीपी तो पेमेंट कर दिया है, किसने पेमेंट कर दिया है, वाई ने, क्योंकि वो तो बैंक में डिस्काउंट हुआ था, बैंक वाला तो नहीं जाने देगा ना, बैंक वाले को 4000 वाई ने पेमेंट कर दिया। अब फिर दोबारा से बोल रहा है 7000 वाले बिल के लिए कि हम पेमेंट नहीं कर सकते, तो ये बिल को कैंसिल करना पड़ेगा। तो बीपी अकाउंट डेबिट 7000, ये बोलेगा हम बिल नहीं दे सकते, मेरा बिल कैंसिल हो रहा है, और मेरा बिल दे कौन रहा है, वाई दे रहा है, तो वाई अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, ठीक है। अब वाई को इसने ये भी बता दिया कि हम इंसॉल्वेंट हो चुके हैं, हम 25 पैसा दे सकते हैं, 1 रुपए के बदले, उससे ज्यादा नहीं। तो एंट्री क्या होगा, जितना दे पाएगा उसको टू कैश बोल के लिखेगा, जो नहीं दे पाएगा उसको टू डेफिशिएंसी बोल के लिखा जाएगा, और इस तरह से वो अपने बुक से वाई का अकाउंट को क्लोज कर देगा एक्स, ठीक है। अब ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, 0.25 दे सकता है, और पॉइंट कितना हो जाएगा फिर 75 नहीं दे सकता है। अब देखेंगे कितना अमाउंट देना पड़ेगा, मतलब हम लोग यहाँ पर एक रफ वर्क करेंगे, ठीक है, एक वर्किंग नोट बनाएंगे, हम लोग एक्स का
यहाँ पर देखेंगे कि एक्स का रिसीवेबल या पेएबल कितना हो रहा है, सॉरी एक्स बोल रहे हैं, एक्स के बुक में वाई का रिसीवेबल और पेएबल कितना है। तो यहाँ पर हम लोग ना डेबिट क्रेडिट लिखेंगे। यहाँ पर लिखते हैं, देखो, डेबिट, और यहाँ पर लिखेंगे क्रेडिट। अब मेन क्वेश्चन देखो, ये तो मैंने समझाने के लिए किया था, इसका छोड़ो, ठीक है, इसका अभी कोई रेलिवेंसी नहीं है। ये देखो, एक्स एक्स का पहले वाई था क्रेडिट 4,000 से। एक्स में पहले, एक्स के बुक्स में वाई था क्रेडिट 4,000 से। अच्छा, फिर देखो, वाई हो गया है डेबिट 2,000 से, वाई हो गया है डेबिट 2,000 से। अच्छा, उसके बाद फिर से वाई डेबिट 7,000 से। फिर यहाँ पर वाई क्रेडिट 1,500 से। फिर वाई क्रेडिट 7,000 से। अब हम लोग देखेंगे कितना हो रहा है। ये हो गया 9,000 डेबिट, और ये हो गया 12,500 क्रेडिट। अब दोनों को अगर नेट करते हैं तो ये हो जाता है क्रेडिट 3,500, है ना। 12,500 माइनस 9,000, 3,500 हुआ, क्योंकि क्रेडिट अमाउंट ज्यादा है तो क्रेडिट इतना हो गया। मतलब क्रेडिट मतलब क्या, देना पड़ेगा। एक्स को वाई को 3,500 देना पड़ेगा, जो कि वो पूरा नहीं दे सकता है। 0.25 दे पाएगा और 0.75 नहीं दे पाएगा। तो जितना दे पाएगा उसका वैल्यू कितना हो रहा है, 875, ठीक है। और जो नहीं दे पा रहा है उसका वैल्यू हो जाएगा, माइनस करने से पता चलेगा, या फिर 0.75 करके देख लो, 2,625। तो वाई अकाउंट को, मतलब जो पेबल है 3,500 से, जैसे क्रेडिटर को पे कर देते हैं तो डेबिट करते हैं, वैसे ही वाई अकाउंट डेबिट टू कैश टू डेफिशिएंसी बोल के पता चल जाएगा। 875 दे सकता है, 2,625 नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को एंट्री करना पड़ेगा। तो एकोमोडेशन बिल में अलग कुछ नहीं है, बस डिस्काउंट का कैलकुलेशन हमें एक बार समझ लेना चाहिए। अगर हम लोगों ने पहले बिल का प्रोपोर्शनेट देने में फेलियरिटी किया है, तो वो बिल का अमाउंट भी डिस्काउंट प्रोपोर्शन में हम लोग का ऐड हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग ओवरऑल देखेंगे कि क्या हम लोग का पेबल अमाउंट आ रहा है, उसके ऊपर कैलकुलेशन होगा। तो ये देखो, ये हम लोग का हो गया क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोला है, एक्स ड्रॉज on Y a bill of exchange for 30,000 on 1st April 2020 for 3 months। अच्छा, अब बोल रहा है Y accept the bill and send it to X who get it discounted for 28,800। यहाँ पर बोल रहा है दोनों के बुक्स में एंट्री करने के लिए, आगे हम पढ़ लेंगे, ठीक है। पहले हम लोग लिख लेते हैं, दोनों के बुक्स में बोला, और एक एक जगह पे पढ़ के हम लोग एंट्री करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, तो जल्दी हो जाएगा। तो इन द बुक्स ऑफ एक्स और वाई दोनों ही होगा। अच्छा, पहले देखो किसने किसके ऊपर बिल ड्रॉ किया। एक्स ने बिल ड्रॉ किया है 1 अप्रैल को। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई 30,000 का, ये हो गया 1 अप्रैल को। और 3 मंथ्स के लिए, और वाई ने एक्सेप्ट किया है, और ये सेंड इट टू एक्स, ठीक है। वाई ने एक्सेप्ट किया, तो एक्सेप्टेंस का एंट्री होना चाहिए। एक्सेप्टेंस का एंट्री क्या होगा, हाँ, इसके पास बीपी आ रहा है तो 2 BP हो जाएगा। और किसके वजह से हुआ, एक्स के वजह से, तो एक्स अकाउंट डेबिट टू बीपी। अब ये साइन वाइन करके एक्स को रिटर्न कर दिया, फिर एक्स ने उसे डिस्काउंट करवा लिया 28,800 पे। तो एक्स ने डिस्काउंट करवाया, वही करवा सकता है क्योंकि उसी के पास जो है बिल्स है, ठीक है। तो डिस्काउंट करवाया तो पैसा मिलेगा, बैंक के पास करवाया होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, और बैंक ने अपना डिस्काउंट चार्ज भी काटा होगा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। और इसके पास से बिल्स बैंक के पास चला गया, बिल्स रिसीवेबल चला जाएगा, तो डेबिट था, चला गया तो क्रेडिट हो गया। और कितना पैसा लेके आया, 28,800, तो डिस्काउंट कितना हो गया, ये दोनों का डिफरेंस, यानी कि 1,200, ठीक है। और इसके लिए वाई में कुछ भी एंट्री नहीं होगा क्योंकि डिस्काउंट करवाने का काम एक्स का था। अब डिस्काउंट करवाने के बाद क्या हुआ, एक्स ने इमीडिएटली 9,600 वाई को दे दिया, इसका एंट्री होना चाहिए, ठीक है। इमीडिएटली मतलब उसी दिन एक्स ने क्या किया,
9,200 वाई को दे दिया, तो यहाँ पर सॉरी 9,600 था शायद, हाँ 9,600 दे दिया वाई को टू कैश। अब डिस्काउंट को भी वो बोलेगा डिस्काउंट भी लो, मैं हम पूरा डिस्काउंट क्यों जो है मेरे ऊपर क्यों चार्ज होगा, डिस्काउंट भी लेना पड़ेगा। तो डिस्काउंट का हम लोग वहां जैसे मैं 50% बता दिया था तो हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, बट यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देखो। अगर हम लोगों का 1200 डिस्काउंट है और रिसिप्ड अमाउंट है 28,800, तो किसी का अगर रिसिप्ड अमाउंट 9,600 है तो कितना डिस्काउंट होना चाहिए, प्रोपोर्शनेट करके निकालेंगे, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया था उसी तरह से होगा। लेकिन यहाँ पर तो कोई ड्यू बिल है नहीं पहले से, ये देखो ये 400 निकल के आ रहा है। जैसे यहाँ एक ऐड किया था, तुम लोग अगर सोच रहे हो यहाँ कुछ ऐड नहीं हुआ क्योंकि ये तो सेकेंड टाइम पे हुआ ना, तो पहला वाला बाकी था तो पहला वाला अमाउंट भी जोड़ा जाएगा, लेकिन ये तो फर्स्ट टाइम हो रहा है, इसके पहले तो नहीं हुआ है कुछ भी, बिल का अमाउंट बाकी है ऐसा बात नहीं है, होता तो यहाँ भी ऐड हो जाता। तो हम लोगों ने कैसे कैलकुलेट किया कि डिस्काउंट का वैल्यू कितना होगा, क्योंकि इतना डिस्काउंट है इतना पैसा रिसीव होने पे, तो अगर इतना पैसा रिसीव हो रहा है तो कितना डिस्काउंट होगा। यूनिटरी मेथड भी सोच सकते हो, 28,800 रिसिप्ट, अगर 1200 डिस्काउंट है तो वन के लिए 1200 डिवाइडेड बाई 28,800, तो 9,600 के लिए 1200 डिवाइडेड बाई 28,800 इंटू 9,600, तो वैल्यू 400 निकल के आएगा। तो इतना डिस्काउंट जो है ये चार्ज कर रहा है किसके ऊपर, वाई के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर ये दोनों अमाउंट किसको दिया जा रहा है, ये दोनों अमाउंट का टोटल जो है ये वाई के अकाउंट को डेबिट किया जाएगा उतने से, तो वाई के अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि वाई रिसीव कर रहा है ना, तो वाई के अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो वाई भी सेम एंट्री करेगा, देखो यहाँ पर हमें एक्स और वाई दोनों के बुक्स में एंट्री करने बोला है, वाई भी सेम डेट पे एंट्री क्या करेगा कि हाँ मुझे पैसा मिल रहा है एक्स से, ठीक है, मुझे एक्स से कितना पैसा मिल रहा है 9,600, और मेरा डिस्काउंट का हिस्सा कितना आ रहा है 400 रुपीज टू एक्स, ठीक है, टू एक्स अकाउंट 10,000, ऐसे हो जाएगा। अच्छा, अब ये तो हो गया। फिर उसके बाद बोल रहा है ऑन ड्यू डेट एक्स बीइंग अनेबल टू रेमिट द अमाउंट ड्यू एक्सेप्ट ए बिल फॉर 42,000 फॉर 3 मंथ्स, ठीक है। तो पहला बात तो ये है कि एक्स अपना हिस्सा देने में अनेबल है, अपना हिस्सा मतलब एक्स को कितना देना पड़ेगा ये देखो, अगर एक्स ने वाई को 10,000 दे दिया यूज करने के लिए तो उसके पास 20,000 था, ठीक है, बिल टोटल 30,000 का था, जिसमें से एक्स ने अपने पास रखा है 20,000, ठीक है, और वाई को दिया गया है 10,000, वो हम लोग कैलकुलेशंस पे दिख रहा है हम लोग को, ठीक है। अब जब ड्यू डेट आया होगा तब बैंक तो वाई को ही बोलेगा क्योंकि देखो उसके नाम का ही बीपी है, तो एक्स बोल रहा है हम पैसा नहीं दे सकते, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, अभी हम जुगाड़ नहीं कर पाए, नहीं दे सकते हैं। तो पूरा पेमेंट किसको करना पड़ा, वाई को करना पड़ा, किसको करेगा, बैंक को करेगा, क्योंकि बैंक वाला किसी को ऐसे ही जाने नहीं देगा, बैंक बोलेगा मुझे मेरा 30,000 दे दो, सबसे पहले मुझे मेरा 30,000 दो, तो वाई को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वाई को जो मैच्योरिटी डेट आ जाएगा उस पे पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। 3 मंथ्स के बाद का मैच्योरिटी डेट हो जाएगा 1 अप्रैल टू 1 मई 1 मंथ, 1 मई टू 1 जून 2, 1 जून टू 1 जुलाई, मतलब 4 जुलाई, 4 जुलाई टू 20 को यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंट्री करना पड़ेगा, वाई एंट्री करेगा कि हम पूरा का पूरा बीपी का पेमेंट कर रहे हैं, नहीं तो बैंक वाला जाने नहीं देगा, टू बैंक, ये हो गया 30,000, ठीक है, ये एंट्री करना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखो इसमें इसका कोई एंट्री नहीं होगा। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर बोल रहा है कि क्योंकि वो दे नहीं पाया तो बोला मेरे ऊपर 42,000 का नया बिल ड्रॉ कर दो। अब नया बिल ड्रॉ का हम लोग एंट्री करते हैं, ठीक है। तो नया बिल ड्रॉ का एंट्री क्या होगा, यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, देखो वाई अकाउंट, ये बिल ड्रॉ कर रहा है तो ये बिल्स रिसीवेबल, और इसके पास क्या आ जाएगा, बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल 42,000 का, इसके पास बिल्स रिसीवेबल आ जाएगा 42,000 का, ठीक है। किस पे ड्रॉ हो रहा है, एक्स पे, कौन एक्सेप्ट कर रहा है, वाई, तो 42,000 का फिर से बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ड्रॉ हो गया। अब फिर क्या बोल रहा है, ये डिस्काउंट करवा लिया है वाई ने 40,110 पे, तो वाई ने डिस्काउंट करवा लिया, तो वाई के बुक्स में एंट्री करेंगे, एक्स और वाई, तो वाई के बुक्स में एंट्री करेंगे, डिस्काउंट करवा लिया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, बिल्स तो है 42,000 का और पैसा लेके आया है 40,000,
110, तो गैप देखते हैं कितना हो रहा है। डिफरेंस जो है वही हम लोग का डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्काउंट का वैल्यू हो रहा है 1890, ठीक है। तो ये एंट्री हो गया। यहाँ पर एक्स का कोई एंट्री नहीं होगा, ये बैंक के पास जाके डिस्काउंट करवा लिया है। अब उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, वाई ने 6740 एक्स को भेज दिया, ठीक है। तो वाई ने भेजा है, तो वाई के पास से पैसा चला जाएगा, टू कैश होगा कितना, 6740, ठीक है। अच्छा, किसको भेज रहा है, एक्स को, तो एक्स अकाउंट डेबिट होगा। और डिस्काउंट भी अपना जो है वो यहाँ पर कम करवाएगा, ठीक है। जितना पैसा भेज रहा है प्रोपोर्शनेटली उतना डिस्काउंट हो जाएगा। और एक्स क्या बोलेगा, मेरे पास पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट लिखते हैं। डिस्काउंट डेबिट टू वाई, ठीक है। अच्छा, कितना पैसा आ रहा है, 6740। अगेन हम लोग डिस्काउंट का कैलकुलेशन करेंगे। कैसे हो जाएगा, यहाँ पर दिखाते हैं, देखो। यहाँ पर डिस्काउंट कितना हुआ, 1890। और रिसिप्ट कितना हुआ, ये वाला 40,110, ठीक है। अच्छा, अब किसी को अगर रिसीव हो रहा है 6740, तो उसका डिस्काउंट कितना होगा। लेकिन ये सेकंड टाइम है, इसके पहले भी एक बिल्स था जिसका पेमेंट इसने नहीं किया, जिसका वैल्यू कितना इसने रखा था, 10,000। ये देखो 10,000 है ना, 10,000 दिया गया था, तो 10,000 पे भी यहाँ पर डिस्काउंट लगना चाहिए। ये देखो जितना पैसा ले रखा है पहले से, उतना पैसा आना चाहिए। तो 1890 डिवाइडेड बाई 40,110 इंटू, ये हो जाएगा 16,740। तो ये वैल्यू आ रहा है 780 आ रहा है। नहीं, ये एक मिनट, 6740 टोटल गलत हो गया शायद, प्लस 10,000। तो ये हो गया 16,740 इंटू 1890 डिवाइडेड बाई 40,110। तो ये वैल्यू आ रहा है हम लोग का, ओ ये 10,000 मैंने लिख दिया, देखो गलती से यहाँ पर। ओ 10,000 इसने वाई को दिया था, तो 20,000 रखा था ना, मैंने 10,000 लिख दिया, इसीलिए गलत हो रहा है। ये 20,000 होगा, देखो। एक्स ने कितना रखा था, 20,000, अभी मैंने दिखाया था ना। ये देखो 30,000 का बिल था, उसने वाई को सिर्फ 10,000 दिया, तो अपने पास 20,000 रखा था, तो 20,000 भी यहाँ पर ऐड होना चाहिए। इसका मतलब मैंने 10,000 लिख दिया गलती से, इस वजह से 6740 यहाँ पर आ रहा है 26,740 इंटू 1890 डिवाइडेड बाय 40,110। तो यहाँ पर वैल्यू हो रहा है 1260, ये डिस्काउंटेड वैल्यू। अब ये दोनों का टोटल कर लेंगे तो पता चल जाएगा कितना, 8,000। 8,000 जो है रिम्बर्समेंट हुआ है, जिसमें से ये डिस्काउंट पोर्शन और ये रिसिप्ट पोर्शन। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर देखो, रेमिटेंस तो हो गया। बिफोर द मैच्योरिटी डेट ऑफ द बिल एक्स बिकम्स बैंकरप्ट, अगेन एक्स बैंकरप्ट हो गया है, पेमेंट नहीं कर सकता है। और बोल रहा है 50 पैसा इन रूपी वो पे कर सकता है मैक्स टू मैक्स, ठीक है। तो ये सिचुएशन है। अब देखो क्या होगा यहाँ पर, अगर फिर से क्या होगा, वाई को क्या करना पड़ेगा, वाई को पूरा का पूरा पेमेंट बैंक को करना पड़ेगा। तो क्या एंट्री हो जाएगा, अच्छा इसको पूरा कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 8,000 और यहाँ पर हो गया 1260, ठीक है। अब यहाँ पर एंट्री हो जाएगा एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। वाई बोलेगा मैंने बैंक को 42,000 पेमेंट किया और ये पैसा हम एक्स से रिकवर करेंगे, लेकिन एक्स तो दे नहीं पाएगा, वो बैंकरप्ट है। फिर उसका कैलकुलेशन करके देखेंगे कितना दे पाएगा। एक्स बोलेगा मेरा बीपी कैंसिल हुआ, ठीक है, मेरा बीपी कैंसिल हुआ मैच्योरिटी डेट आने पे, लेकिन मैंने पेमेंट किया बोल के नहीं, पेमेंट करने से टू कैश या बैंक हो जाता। मैंने पेमेंट नहीं किया, मेरे बदले वाई किया है, तो वाई को मुझे क्रेडिटर बनाना पड़ेगा। अब वाई को हम पेमेंट करेंगे, लेकिन हम पूरा नहीं कर सकते, जितना कर पाएंगे उतना ही करेंगे। तो वाई अकाउंट डेबिट टू कैश, जितना पे कर पाएंगे, और टू डेफिशिएंसी, जो पे नहीं कर पा रहे। और एक्स क्या बोलेगा, सॉरी वाई क्या बोलेगा, वाई बोलेगा कि मुझे एक्स से पैसा मिल रहा है, लेकिन पूरा नहीं मिल रहा है, जितना मिल रहा है उतना ही ले लेंगे, जो नहीं मिल रहा है उसे बैड डेप्ट बोल के डिक्लेयर करेंगे और एक्स के अकाउंट को अपने बुक से क्लोज करेंगे। लेकिन पहले ये चेक करना है कि मिलेगा कितना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं एक्स
एक्स या वाई कुछ भी बना सकते हो, क्योंकि दोनों का ही अकाउंट से हम लोग एक्स बना के देख लेते हैं, डेबिट और क्रेडिट। तो वाई के बुक्स में एक्स का डेबिट क्रेडिट देखो, वाई के बुक्स में 30,000 से डेबिट है, फिर 10,000 से क्रेडिट है। अच्छा ये मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर, 42,000, 30,000 डेबिट और 10,000 क्रेडिट लिख लेते हैं। अच्छा फिर से यहाँ पर देखो, क्रेडिट है 42,000, क्रेडिट है 42,000। अच्छा फिर यहाँ पर एक्स का अकाउंट डेबिट है 8,000, 8,000 डेबिट, 42,000 डेबिट, 8,000 डेबिट, 42,000 डेबिट। अच्छा अब हमें चेक करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हो जाता है हम लोग का 70, ये हो गया 80,000, ठीक है। और ये हम लोग का हो जाता है 52,000। तो ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, और ये दोनों का अगर हम लोग सेटलमेंट करते हैं तो हम लोग का आंसर डेबिट ही आएगा, और आंसर आ रहा है 28,000, ठीक है। तो इसका मतलब वाई के बुक्स में एक्स का डेबिट दिख रहा है 28,000, ठीक है। वाई के बुक्स में एक्स का डेबिट दिख रहा है 28,000, तो 28,000 से इसे कैंसिल कर देते हैं। ये देखो 28,000 से कैंसिल कर दिया, और एक्स से हमें कितना मिलेगा, 50%। देखो क्वेश्चन हमें बोला था 50% मिलेगा, तो 50% मतलब यहाँ पर हो जाएगा 14,000 मिलेगा, और 14,000 हम लोगों को नहीं मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं ये कितना हो जाएगा, 28,000, और ये भी सेम 14,000 पे किया जाएगा, और 14,000 पे नहीं कर पाएगा एक्स, ठीक है। तो ये देखो एक्स को पे करना है, मतलब वाई के बुक्स में एक्स का डेबिट दिख रहा है, मतलब क्या, वाई को एक्स से ये पैसा मिलेगा ओवरऑल इतने सारे एडजस्टमेंट के बाद, ठीक है। इतने सारे एडजस्टमेंट के बाद 28,000 मिलने वाला था, जिसमें से वो 14,000 दे पाएगा, 14,000 नहीं दे पाएगा, ऐसा उसने बता दिया है, क्योंकि वो बैंकरप्ट हो चुका है, ठीक है। अच्छा ये हम लोग का 11 नंबर हो गया। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, ये देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर, अनिल ड्रॉज ए बिल फॉर 9,000 ऑन संजय ऑन फिफ्थ ऑफ अप्रैल 2019 फॉर 3 months, which Sanjay return it to Anil after accepting the same. Anil gets it discounted with the bank for 8820। अच्छा यहाँ पर पहले देख लेते हैं किसके बुक्स में एंट्री करने बोला है, अनिल के बुक्स में, ठीक है। चलो तो हम लोग पहले अनिल के बुक्स में, इन द बुक्स ऑफ अनिल लिख के स्टार्ट करते हैं, और जैसे जैसे बोल रहा है वैसे करते जाते हैं। अनिल के बुक्स में हमें एंट्री करने के लिए बोला है, तो पहला एंट्री 5th ऑफ अप्रैल, अनिल ड्रॉज ए बिल 9,000 ऑन संजय फॉर 3 months। तो इसके पास बिल्स रिसीवेबल होगा, बिल्स रिसीवेबल डेबिट टू संजय 9,000, ठीक है। 9,000 का बिल्स है। अच्छा फिर क्या बोल रहा है, संजय रिटर्न इट टू अनिल आफ्टर एक्सेप्टिंग द सेम। तो एक्सेप्ट करने के बाद रिटर्न कर दिया उसने अनिल को, अनिल गेट्स इट डिस्काउंटेड विद बैंक फॉर 8,820 ऑन 8th अप्रैल। 8th अप्रैल को उसने इस बिल को डिस्काउंट करवा लिया बैंक के पास जाके। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक ने पैसा दिया होगा और कुछ चार्जेस काट लिया होगा, जिसको डिस्काउंट बोला जाता है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। और टू बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल अपने पास रख लिया, तो इसके पास जो बिल्स रिसीवेबल था ये इसके पास से हट के बैंक के पास चला गया, और बैंक से इसने 8820 पैसा रिसीव कर लिया, यानी 180 का डिस्काउंट, ये दोनों का डिफरेंस 180 का डिस्काउंट बैंक ने चार्ज काट लिया। अब वो पैसा मिलते ही उसने रेमिट कर दिया 1/3 संजय को, मतलब पहले से ये बात हुआ होगा, यानी एकोमोडेशन बिल का क्वेश्चन है। अब संजय को 1/3 दे दे रहा है, तो सेम डेट पे ही दे रहा होगा, तो एंट्री क्या होगा, अगर पैसा जो मिला उसमें से दे रहा है तो पैसा कम होगा, टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू कैश। पैसा दे दे रहा है, पैसा देगा तो डिस्काउंट भी बोलेगा, डिस्काउंट भी चार्ज एक्सेप्ट करो, कितना दे रहा है, 1/3। तो जितना रिसीव हुआ है उसका 1/3, तो कितना हो जाएगा,
ये वैल्यू हो रहा है 2940, ठीक है। और डिस्काउंट का भी फिर 1/3 करना पड़ेगा, तो 90 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। 90 रुपीज का डिस्काउंट, सॉरी 90 नहीं, 60। और ये दोनों का टोटल जो हो रहा है वो डेबिट में जाएगा, और ये दोनों का टोटल हो रहा है 3000। तो 3000 से संजय को डेबिट किया जाएगा क्योंकि उनको दिया जा रहा है ये पैसा, तो संजय अकाउंट डेबिट, ठीक है, 3000। अच्छा, अब आगे पढ़ते हैं। फिर क्या हुआ, बोल रहा है ऑन द ड्यू डेट अनिल फेल्स टू रेमिट द अमाउंट ड्यू टू संजय। अब क्या हुआ, ड्यू डेट जब आया तो अनिल को पेमेंट देखो 9000 का बिल्स था, ठीक है, जिसमें से अनिल ने कितना रखा अपने पास और संजय को कितना दिया। तो अभी अभी हम लोगों ने देखा संजय को 3000 दिया, तो अपने पास कितना रखा होगा, 6000, ठीक है, 6000 रखा होगा। तो जब ड्यू डेट आया होगा तो संजय को अपने हिस्से का 3000 और अनिल को अपने हिस्से का 6000 रखना चाहिए। फिर दोनों दोनों मिला के जब 9000 होगा ये बैंक में पे हो जाना चाहिए, संजय पे कर देगा क्योंकि उसके नाम का बीपी था। लेकिन अनिल संजय को आके बोल रहा है कि हम 6000 नहीं दे सकते हैं, ड्यू अमाउंट नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है बट एक्सेप्ट किया कि दूसरा बिल मेरे पे ड्रॉ कर दो 12,600 3 मंथ्स का। और संजय ने मान लिया और उस बिल ड्रॉ भी कर दिया और उसको डिस्काउंट करवा दिया, फिर उसका रेमिटेंस भी कर दिया। अब धीरे धीरे हम लोग एक एक पॉइंट करेंगे। तो पहला बात है कि अगर अनिल बाई चांस अगर फेलियर होता है, पेमेंट नहीं कर पाता है, तो अनिल क्या करेगा, अनिल के जगह पे संजय को पूरा का पूरा पेमेंट बैंक को करना पड़ेगा। लेकिन हमें तो संजय का बुक्स नहीं बनाने बोला है, हमें अनिल का बुक्स बनाने के लिए बोला है। तो यहाँ पर क्या एंट्री होगा, देखो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा। इसके बाद ये 8719, ये 7 मैंने क्यों किया, यहाँ पर डेट दिया हुआ था, ये देखो ड्यू डेट मतलब जब 3 मंथ्स बाद जो है वो 7th का मंथ ही आएगा, 5th अप्रैल के बाद 3 मंथ्स बाद। यहाँ पर 5 में 3 दिन ऐड करो, 8th अप्रैल होता है, 8 जुलाई हो जाएगा, है ना। क्योंकि ड्यू डेट कैसे होगा, फिर ये तो तुम लोग को पता ही है ना, अभी तो चैप्टर ही खत्म होने आ गया। 5th अप्रैल से 5th मई 1 मंथ, 5th मई से 5th जून 2 मंथ्स, 5th जून से 5th जुलाई, ठीक है, ये हो गया 3 मंथ्स। और इसमें 3 दिन ऐड करो, 8th ऑफ जुलाई, 8th ऑफ जुलाई को ये आके बोला कि हम पेमेंट नहीं कर सकते, मेरे ऊपर दूसरा बिल ड्रॉ कर दो। तो दूसरा बिल ड्रॉ हो चुका है और बिल का वैल्यू है कितने का, 12,600 का। तो पहले बिल ड्रॉ का एंट्री करते हैं। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा संजय अकाउंट डेबिट टू बीपी, बीपी एक्सेप्ट किया जा रहा है इनके तरफ से, 12,600 का बिल्स पेबल एक्सेप्ट किया गया। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो क्या होगा। बिल एक्सेप्ट किया और जब बिल को डिस्काउंट करवाया गया तो अपना हिस्सा भी लिया गया है, तो एंट्री हो जाएगा पैसा जब मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट भी लेना पड़ेगा, डिस्काउंट डेबिट टू संजय। अच्छा, देख लेते कितना पैसा दिया है। ये देखो, संजय डिस्काउंट इट फॉर 12,330 एंड रेमिट्स 2220 टू अनिल। रेमिट किया है 2220, अनिल को 2220 रेमिट किया है। अब हम लोग डिस्काउंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले हम लोग देखेंगे कि पूरे बिल का डिस्काउंट कितना है। तो 12,600 का बिल में अगर 12,330 रिसीव्ड हुआ है तो कितना डिस्काउंट अमाउंट होता है टोटल में, डिफरेंस हो रहा है 270, ठीक है। टोटल डिस्काउंट हो रहा है 270, 270 डिस्काउंट हो रहा है, तो रिसीव्ड हो रहा है 12,330। तो किसी को अगर रिसीव हो रहा है 2220 प्लस पहले से इसने कितना पैसा रख रखा है, जो पेमेंट नहीं किया वो पैसा रख रखा है, और वो अमाउंट है हम लोगों का कितना, 6000। अभी हम लोगों ने देखा ना 9000 में से उसने कितना पैसा दिया था संजय को, संजय को दिया था 3000, 9000 में से 3000 दिया था, तो अपने पास कितना रख रखा था 6000, जो कि वो पे नहीं कर पाया, तो वो 6000 पे भी हम लोग का डिस्काउंट चार्ज होता है। तो इस तरह से कैलकुलेट होगा। तो 270 ये हो जाएगा हम लोग का 2220 प्लस 6000, तो यहाँ पर वैल्यू हो रहा है 8220 इंटू 270 डिवाइडेड बाई 12,330, तो 180 वैल्यू हो रहा है, ठीक है। अब 180 इसमें ऐड होके 2400 हो जाएगा। तो ये रिसीव किया है उसने। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, बोल रहा है बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ द रिन्यूड बिल, जो बिल रिन्यू किया गया वो मैच्योरिटी होने के पहले अनिल इंसॉल्वेंट हो गया और 50% पैसा सिर्फ रिसीव हो सकता है 15 अक्टूबर को, इस बात का पता चला है, ठीक है।
अच्छा, अब देखो ये कितने दिन के लिए बिल ड्रॉ किया गया था? बिल फॉर 3 मंथ्स के लिए, ठीक है। 3 मंथ्स मतलब कब होगा? यहाँ पर ये देख लेते हैं। देखो ये 8th ऑफ जुलाई है। 8th ऑफ जुलाई के बाद 3 मंथ्स मतलब ये हो जाएगा 11th ऑफ अक्टूबर, है ना? 3 मंथ्स मतलब तो यहाँ पर हो गया। पेमेंट नहीं कर सकता है तो बिल्स पेबल को कैंसिल करना पड़ेगा। बीपी डेबिट टू संजय। कितने का था बीपी? 12,600। ये देखो जो 12,600 का बीपी एक्सेप्ट किया था वो मैच्योरिटी डेट पे पेमेंट होना चाहिए था। पेमेंट होने से बीपी टू कैश होता, बट पेमेंट नहीं कर पा रहा है तो बीपी टू संजय बोल के यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो गया और जितना पेमेंट कर पाएगा उतना यहाँ पर पेमेंट कर दिया जाएगा। तो एंट्री हो जाएगा संजय अकाउंट डेबिट टू बैंक और टू डेफिशिएंसी। जो नहीं पे किया जा रहा है उसे डेफिशिएंसी बोला जाता है। अच्छा, अब ये कितना होगा वो भी बता दिया है, 50%। ये देखो 50%। 50%। तो पहले ये चेक करेंगे कि कितना होगा, कितना अमाउंट होगा। तो उसके लिए यहाँ पर वर्किंग नोट में बना लेते हैं। ये देखो क्रेडिट और ये डेबिट। अच्छा, अब देखते हैं अनिल के बुक में संजय 9,000 क्रेडिट, 3,000 डेबिट, 12,600 डेबिट। अच्छा, 9,000 क्रेडिट, 3,000 डेबिट, 12,600 डेबिट। देख लेते हैं एक बार। 9,000 क्रेडिट, 3,000 डेबिट, 12,600 डेबिट। ठीक है, फिर यहाँ पर 2,400 क्रेडिट, 2,400 क्रेडिट, 2,400 क्रेडिट और 12,600 क्रेडिट। बस अब हमें यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। तो अगर देखें तो इधर डेबिट इधर क्रेडिट न्यूट्रल कर सकते हैं हम लोग ये, या फिर ऐड करके देख लो कितना हो रहा है। टोटल ऐड करने से ये हो जाएगा हम लोगों का यहाँ पर हो रहा है 24,000। ठीक है, और यहाँ पर हो जा रहा है 15,600। अब ये दोनों का नेट करने पे आ जाएगा हम लोग का 8,400। और ये क्रेडिट ज्यादा है तो क्रेडिट हो जाएगा। तो क्रेडिट हो रहा है मतलब क्या है? पे करना था संजय को 8,400 पे करना था, बट हम लोग 50% ही पे कर पाएंगे ऐसा इसने बोल दिया है। तो 50% मतलब 4,200, और 4,200 नहीं कर पाएगा। हो गया। बस अनिल के बुक्स में ही एंट्री करने के लिए बोला था। यहाँ पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 3 करवा दिया था, बस 2 वाला बाकी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 बता देते हैं। देखो A draws upon B three bills of exchange, 3,000, 2,000, 1,000। ए के बुक्स में ही एंट्री करने बोला है। ठीक है, गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए। तो ए के बुक्स में ही एंट्री करते हैं। तो 3 बिल ड्रॉ हुआ है, हम पहला एंट्री कर लेते हैं। BR1, BR2, BR3। अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट। 3 बिल कितने कितने का है? 3, 2 और 1। 3,000, 2,000 और 1,000। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। और किसके ऊपर बिल ड्रॉ हुआ है? बी के ऊपर, टू बी। तो ये हो जाएगा 6,000। फर्स्ट एंट्री हो गया। ठीक है, फर्स्ट लाइन पढ़ के पहला वाला एंट्री हो गया। ए वीक लेटर, एक हफ्ते बाद, हिज फर्स्ट बिल वाज म्यूचुअली कैंसिल। फर्स्ट बिल उन्होंने म्यूचुअली कैंसिल कर दिया। मतलब कुछ मतलब लेन देन करके कैंसिल कर दिया। ठीक है, म्यूचुअली मतलब दोनों ने सोचा कि ये फर्स्ट वाला बिल हम लोग कैंसिल करते हैं, तो दोनों ने फर्स्ट वाला बिल कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पर लिखते फर्स्ट बिल कैंसिल हो गया। तो 2 बिल्स रिसीवेबल 1, ये कैंसिल हो जाने से डेबिट था क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, और बी को क्या करेंगे? बी को भी उतने अमाउंट से हम लोग डेबिट कर देंगे। फर्स्ट बिल का वैल्यू कितना था? फर्स्ट बिल था 3,000, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 3,000। फर्स्ट बिल म्यूचुअली कैंसिल हो गया। अच्छा, इसके बाद क्या बोला है? फिर बोल रहा है बी एग्रीइंग टू पे 50% ऑफ द अमाउंट इन कैश इमीडिएटली एंड फॉर द बैलेंस प्लस इंटरेस्ट 100 ही एक्सेप्ट ए फ्रेश बिल ड्रॉ बाय ए। बोल रहा है जितना भी अमाउंट बच रहा है बी उसका 50% कैश में दे देगा, ऐसा बी ने बोला है। ठीक है,
तो देखो अगर फर्स्ट बिल मेरा कैंसिल हो गया तो अभी टोटल कितना बच रहा है 3000। अब इसका 50% मतलब कितना होता है 1500। ये 1500 बोल रहा है कि कैश में इमीडिएटली दे देगा। एंड फॉर द बैलेंस, बैलेंस कितना होगा 1500 प्लस इंटरेस्ट मतलब कितना होगा 100। ठीक है, प्लस इंटरेस्ट मतलब 100। 1500 प्लस 100 मतलब 1600 का एक नया बिल कौन एक्सेप्ट कर रहा है, फ्रेश बिल ड्रॉन बाय ए। ठीक है, ही एक्सेप्ट ए फ्रेश बिल ड्रॉन बाय ए, यानी ए अगेन एक 1600 का बिल ड्रॉ करेगा। तो ये वाला लाइन तो हमें यही बता रहा है। तो पहले कैश जो है ये रिसीव किया जा सकता है, तो कैश रिसीव होगा सबसे पहले, कैश अकाउंट डेबिट। कितना रिसीव होगा, रिमेनिंग अमाउंट का मतलब 2000 प्लस 1000 का जो बिल है, यानी टोटल 3000 का 50%, यानी कि 1500। ऐसा ही क्वेश्चन हमें बोल रहा है। तो टू बी, अगर बी से जो भी मिलने वाला था उसमें से जितना पेमेंट हो गया उतने से बी को भी हम लोग कैंसिल कर देंगे। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, बोल रहा है कि नया बिल एक्सेप्ट हो रहा है, तो बिल नंबर 4 दे देते हैं। बिल्स रिसीवेबल डेबिट 1600 का होगा। मैंने दिखाया क्यों, क्योंकि बैलेंस अमाउंट जो है वो 1500 का है और इंटरेस्ट 100। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट 1500 होगा। और इंटरेस्ट का अलग से यहाँ पर, क्योंकि ये इंटरेस्ट अमाउंट है तो 100 दिखाएंगे, तो टोटल बिल्स रिसीवेबल 1600 का बन गया। अच्छा, फिर बोल रहा है दिस न्यू बिल वाज एंडोर्स टू सी हु डिस्काउंटेड द सेम विद बैंकर्स फॉर 1500। ये नया बिल एंडोर्स किया गया है सी को, तो एंडोर्स कर देंगे तो एंट्री क्या होगा, सी बिल ले लेगा। तो सी अकाउंट डेबिट, बिल का वैल्यू है 1600 और बिल चला जाएगा टू बिल्स रिसीवेबल फोर्थ नंबर वाला। ठीक है, 1600 वाला बिल्स चला गया। अच्छा, अब ये बिल जो है बैंकर के पास से सी ने डिस्काउंट करवाया, लेकिन हमें तो सी का बुक्स का एंट्री बोला नहीं है। अब हम लोगों को इसको कुछ नहीं करना पड़ेगा। फिर बोल रहे सेकंड बिल जो था, द सेकंड बिल वाज डिस्काउंटेड बाय ए एट 5%। जो सेकंड बिल है वो ए ने डिस्काउंट करवाया है 5% रेट पे। दिस बिल ऑन मैच्योरिटी वाज रिटर्न डिसऑनर्ड, नोटिंग चार्जेस बीइंग 30। द थर्ड बिल वाज रिटेन टिल मैच्योरिटी व्हेन इट वाज ड्यूली मेट। तो बोल रहा है कि जो सेकंड बिल है वो डिस्काउंटेड हुआ है। देखो, ए ने बोला कि हम पेमेंट कर देंगे नया बिल बनेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पुराना वाला बिल कैंसिल हुआ है। जैसे ये म्यूचुअली कैंसिल हो गया, लेकिन ये दो बिल जो है ये अभी भी है, ठीक है, वैलिड है, ये अभी भी जो है कैंसिल नहीं हुआ है। लेकिन बी ने बोला था कि हम 50% पे करेंगे कैश में, जितना अभी तक मेरा बाकी है उसका, ऐसा उसने बोला। क्योंकि उसने नया बिल ड्रॉ करवाया इसीलिए इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, क्योंकि उसने ड्यू डेट पे ये दोनों बिल का पेमेंट नहीं किया। इसके बदले इसने क्या किया, 1500 का कैश पेमेंट किया और 1600 का नया बिल ड्रॉ करवाया, लेकिन पुराना बिल कैंसिल नहीं हुआ है। अब बोल रहा है सेकंड बिल जो है वो डिस्काउंट करवाया था ए ने, ये ए ने डिस्काउंट करवाया था, ठीक है, पहले डिस्काउंट करवाया था 5% रेट पे। दिस बिल ऑन मैच्योरिटी वॉज रिटर्न डिसऑनर, और ये बिल डिसऑनर हो गया, नोटिंग चार्जेस 30 रुपीज लगा। अब इसका क्या होगा, अब देखो यहाँ पर हम लोग पहले एंट्री करते हैं कि डिस्काउंट का एंट्री क्या हुआ होगा। ये रहा, पहले डिस्काउंट का एंट्री कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। सेकेंड वाला बिल्स रिसीवेबल 2000 वाला था, ठीक है। अब इसको डिस्काउंट करवाया गया है 5% पे, तो यहाँ पर लिखते हैं 2000 इंटू 5%, तो कितना हो जाएगा 100। ठीक है, 100। अच्छा, और पैसा कितना रिसीव हुआ फिर 1990, ये दोनों का डिफरेंस 1990। तो यहाँ पर सेकेंड बिल वाज डिस्काउंटेड बाय ए एट 5%। अब देखो ये पर एनम नहीं बोला है, इसलिए मैंने डायरेक्ट 5% लगाया, कुछ डिवाइडेड बाय 12 वगैरह नहीं किया, क्योंकि इसमें पर एनम नहीं बोला है। अच्छा, अब इसके बाद बोल रहा है कि ये बिल जो है मैच्योरिटी डेट पे क्या हो चुका है, डिसऑनर, मतलब बी ने पेमेंट नहीं किया। तो पेमेंट किसको करना पड़ेगा, ए को करना पड़ेगा, लेकिन ए लेगा किससे, बी से लेगा। तो बी अकाउंट डेबिट, बी को डेबिट करेगा और बैंक को पे करेगा। तो बैंक को कितना देना पड़ेगा, बिल का जो वैल्यू प्लस नोटिंग चार्जेस, मतलब 2000 प्लस 30, तो 2030। और ये डेबिट करेगा बी को कि हम ये पैसा बी से फ्यूचर में रिकवर करेंगे। ये हो गया थर्ड बिल, मतलब जो 1000 वाला था वो रिटेन किया गया था टिल मैच्योरिटी डेट, इट वाज ड्यूली मेट, मतलब थर्ड बिल का पेमेंट जो है वो सही सही हुआ है। ठीक है, तो इसका एक ही लास्ट एंट्री यहाँ पर लिख देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, मतलब इसका पेमेंट मिल चुका है।
1000 टू बिल्स रिसीवेबल 1000। ठीक है, यहाँ पर थर्ड विल वाला जो है उसका बोल रहा है कि मैच्योरिटी डेट पे ड्यूली मेट का मतलब है ऑनर्ड हो जाना। ठीक है, ड्यूली मेट का मतलब हो गया ऑनर्ड हो जाना, मतलब जैसे पैसा मिलना चाहिए था वैसे ही पैसा मिल गया है। तो ये एकोमोडेशन नहीं था, नॉर्मल एक ट्रांजैक्शन था। वो लास्ट दिन मुझे लगा एकोमोडेशन था इसलिए मैंने नहीं करवाया था, बट ये एकोमोडेशन बिल नहीं था, नॉर्मल क्वेश्चन था, बट थोड़ा सा अलग था। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग का देखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जो भी था कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज है, ये हम बता देते हैं। देखो यहाँ पर क्या क्या बोला है, कुछ ट्रू फॉल्स है और कुछ एमसीक्यूज है, ये एक बार कर लेते हैं जस्ट फॉर नॉलेज। तो देखो यहाँ पर क्या बोला है, पहला ट्रू फॉल्स में यहाँ पर बोल रहा है कि बिल्स पेबल अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। ये बिल्कुल फॉल्स होगा, क्यों? क्योंकि बिल्स पेबल हम लोगों का रियल अकाउंट होता है, बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल जो है रियल अकाउंट होता है। बिल्स रिसीवेबल हम लोग का क्या होता है, एसेट होता है, और बिल्स पेबल जो है वो हम लोग का क्या होता है, लाइबिलिटी होता है। ठीक है, तो लाइबिलिटी एसेट को कौन डील करता है, रियल अकाउंट डील करता है। नॉमिनल अकाउंट तो इनकम एक्सपेंसेस और जो है गेन लॉसेस को बताता है। तो फिर ये क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। ठीक है, प्रॉमिस टू पे इज इंक्लूड इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, नहीं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे ऑर्डर टू पे होता है, प्रॉमिस टू पे होता है प्रॉमिसरी नोट में। ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में होता है ऑर्डर टू पे, इन ऑर्डर टू पे। जब मैंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज जब स्टार्ट किया था तब मैंने यही वाला चीज तुम लोग को ड्रॉ करके लिख के दिखाया था। ये देखो मैंने लिख के दिखाया था तुम लोग को कि किस तरह से बिल का फॉर्मेट बनता है। ये यही वाला मेरा बिल्स ऑफ, नहीं, इसके अलावा भी और एक पीडीएफ सॉरी जैम बोर्ड है शायद। ठीक है, वहां पर मिल जाएगा, अगर तुम लोगों ने लिखा है तो तुम लोग को मिल जाना चाहिए। यहाँ तो नहीं दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो ये होता है ऑर्डर टू पे, ये कभी प्रॉमिस टू पे नहीं होता, इसीलिए ये फॉल्स होगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद डेज ऑफ रिबेट, डेज ऑफ रिबेट नहीं होता है, डेज ऑफ ग्रेस होता है, तो ये भी फॉल्स हो गया। देयर आर ऑलवेज टू पार्टीज इन द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये बात भी फॉल्स है। टू पार्टीज क्यों होगा, अगर एंडोर्समेंट होता है तो तीन पार्टीज हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। फॉरेन बिल क्या होता है, फॉरेन बिल इज ड्रॉन इन द कंट्री एंड पेबल आउटसाइड द कंट्री, ये मैंने नहीं पढ़ा है बट ये ट्रू है। ठीक है, फॉरेन बिल का मतलब है अगर कोई बिल जो है डोमेस्टिकली ड्रॉ किया गया मतलब इंडिया में, लेकिन इसका पेमेंट जो है वो अगर इंडिया के बाहर होने वाला है तो उसे फॉरेन बिल बोला जाता है। मैंने वो पढ़ा है नहीं है, बट यहाँ ये वाले लाइन से देख लो कि अगर ये आ जाए कभी क्वेश्चन में, तो फॉरेन बिल का मतलब ये होता है जो बिल इंडिया में ड्रॉ हुआ है लेकिन जिसका पेबल अमाउंट मतलब जो अमाउंट पे करना है वो इंडिया के बाहर होगा, तो उसे फॉरेन बिल बोला जाता है। प्रॉमिसरी नोट इज डिफरेंट फ्रॉम बिल्स ऑफ एक्सचेंज बिकॉज द अमाउंट इज पेड बाय द मेकर इन केस ऑफ फॉर्मर एंड बाय एक्सेप्टर इन द लेटर। क्या बोल रहा है देखो, प्रॉमिसरी नोट इज डिफरेंट फ्रॉम बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में डिफरेंस है। बिकॉज क्योंकि द अमाउंट इज पेड बाय द मेकर इन केस ऑफ फॉर्मर, फॉर्मर मतलब पहले वाले केस में पे कौन करता है, जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पे कौन करता है, जो नॉर्मली पे मतलब पेयर कौन होता है, जो ड्रॉई जिसके ऊपर बिल्स ड्रॉ होता है उसे बोलते हैं, उसको पे करना पड़ता है। लेकिन प्रॉमिसरी नोट के केस में क्या होता है ना, प्रॉमिसरी नोट किस में बनता है, डेटर क्रेडिटर में बनता है। ठीक है, ये बता देते हैं, ये मैंने नहीं बताया कभी, डेटर क्रेडिटर में बनता है। तो एक्चुअली जो डेटर है मतलब जो परचेस करता है वो लिख के देता है कि हम प्रॉमिस करते हैं हम ये पैसा दे देंगे। ठीक है, तो डेटर लिखता है, जैसे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो बेचता है जो सेलर होता है वो बनाता है बिल्स। ठीक है, लेकिन प्रॉमिसरी नोट कौन बनाता है, जो खरीदता है, जो डेटर है वो बनाता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि द अमाउंट इज पेड बाय द मेकर, मेकर मतलब जो प्रॉमिसरी नोट बनाता है उसे मेकर बोलते हैं इन केस ऑफ फॉर्मर। ठीक है, तो प्रॉमिसरी नोट के केस में पैसा दिया जाता है जो इस नोट को बनाता है। ऑब्वियसली डेटर प्रॉमिसरी नोट बनाएगा और डेटर ही पेमेंट करेगा, एंड बाय द एक्सेप्टर इन द लेटर, लेटर मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में जो बिल एक्सेप्ट करता है वो पैसा पे करता है, बिल्कुल जो बिल एक्सेप्ट करता है वो पैसा पे करेगा। ये लैंग्वेज पढ़ के थोड़ा सा समझना पड़ेगा क्वेश्चन कैसे बोल रहा है। प्रॉमिसरी नोट डिफरेंट है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्योंकि अमाउंट पेड होता है
अमाउंट पेड कर मतलब पैसा जो पे करता है वो प्रॉमिसरी नोट के केस में जो मेकर है वही पे करता है, जबकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में जो एक्सेप्टर है वो पे करता है, जो बिल एक्सेप्ट करता है, जिसके पास बीपी होता है वो पे करता है। और प्रॉमिसरी नोट के केस में जो प्रॉमिसरी नोट बनाता है वो पे करता है। यही सही बात है। प्रॉमिसरी नोट कौन बनाता है? जो प्रॉमिस करता है कि हम पे करेंगे ये पैसा। प्रॉमिस किसको करना पड़ता है? डेटर को। ठीक है, प्रॉमिसरी नोट के केस में डेटर मतलब जो सेलर है, सॉरी जो परचेजर है, वो बनाता है प्रॉमिसरी नोट। ठीक है, ये हम थोड़ा सा बता देते हैं। देखो ये प्रॉमिसरी नोट वाला यहाँ पर लिख के दिखाते हैं। देखो प्रॉमिसरी नोट, प्रॉमिसरी नोट ये भी क्या है? ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है। एन इंस्ट्रूमेंट मतलब लीगल इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। ठीक है, मतलब ये भी रिटन होना चाहिए, ओरली होगा तो नहीं चलेगा। ठीक है, अच्छा ये क्या क्या नहीं हो सकता है? नॉट बीइंग ए बैंक नोट, ये कोई बैंक नोट नहीं होगा। और करेंसी, ये कोई करेंसी भी नहीं होता है, करेंसी नोट भी नहीं होता है। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, साइन बाय द मेकर टू पे ए certain sum of money only to or to the order of a certain person। देखो क्या बोल रहा है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, मतलब रिटन इंस्ट्रूमेंट है, नॉट बीइंग ए बैंक नोट नॉर करेंसी नोट। लेकिन ये कोई करेंसी नोट मतलब कोई पैसा, मतलब ये नहीं है, पैसा नहीं है, मतलब कोई करेंसी नहीं है। ठीक है, ना ही कोई बैंक नोट है। ये क्या है? ये एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें क्या लिखा हुआ रहता है, जिसमें एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है, साइन बाय द मेकर। मेकर मतलब जो ये प्रॉमिस करता है। यहाँ पर मेकर मतलब जो परचेजर होता है। ठीक है, जो परचेजर होता है वो बनाता है। मेकर टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर इफ ए सर्टेन ऑर्डर ऑफ ए सर्टेन पर्सन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए सर्टेन पर्सन, एक पर मतलब यहाँ पर सर्टेन पर्सन का मतलब जो सेलर है। ठीक है, उसके ऑर्डर के हिसाब से जो पैसा उसने प्रॉमिस किया है कि पे करेगा। अंडर सेक्शन 31 सबसेक्शन 2 ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, ए promissory note, promissory note can't be made payable to बियरर। ठीक है, इतना अकाउंट्स के लिए जरूरी नहीं है, लॉ के लिए होगा। तुम लोग बस इतना याद रखो प्रॉमिसरी नोट के केस में कि प्रॉमिसरी नोट कौन बनाता है, मेकर कौन है इसमें, जो खरीद रहा है, जो परचेज कर रहा है, यानी जो डेटर है। ठीक है, वो बनाता है। जैसे अब हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या देखे, जो ड्रॉयर कौन है, जो बेच रहा है। ठीक है, और जो खरीद रहा है वो ड्रॉई होता है। यहाँ पर ऑपोजिट होता है, यहाँ पर जो बना रहा है प्रॉमिसरी नोट वो सेलर है, सॉरी वो परचेजर है, मतलब वो डेटर है। ठीक है, जस्ट ऑपोजिट होगा। तो इतना से ही हमारा चलेगा, हमें इससे ज्यादा नहीं चाहिए, वो लॉ में चाहिए होगा, लेकिन हमारा अकाउंट्स तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बेस्ड होता है। इस वजह से प्रॉमिसरी नोट का ज्यादा हमें कुछ मतलब जरूरी नहीं है अभी। ठीक है, फिर भी मैंने बता दिया। अब देखो यहाँ पर एमसीक्यूज में क्या बोल रखा है, जैसे यहाँ पर दिया है, देखो पहला वाला, on 1/1/2019 A draws a bill on B for 1,23 months, मैच्योरिटी डेट ऑफ द बिल पूछा है, तो आसान है। 3 मंथ्स बाद कितना होगा, तो 1/1 से लेके 1/2, ये 1 मंथ, 1/2 से लेके 1/3 से, सेकेंड मंथ 1/3 से लेके 1/4। तो ये हो गया हम लोगों का
3 मंथ्स, ठीक है। अब इसमें 3 दिन ग्रेस पीरियड ऐड कर लो, मतलब 4 अप्रैल 2019 जो है इसका मैच्योरिटी डेट होगा। ये मैंने सिखाया था कैसे करके कैलकुलेट करना चाहिए। तो ये हो गया, देखो ये एक बार क्या हो रहा है, रिकॉल हो जा रहा है सारा चीज, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर हो गया सी, ऑप्शन सी। अच्छा, उसके बाद देखो यहाँ पर सेकंड वाला क्या बोल रहा है, ऑन 16 June 2020 पी ड्रॉज ए बिल ऑन क्यू फॉर 1,25,000। पी ने बिल ड्रॉ किया है क्यू पे इतने का 30 डेज के लिए। 19 जुलाई इज पब्लिक हॉलीडे, मैच्योरिटी डेट क्या होगा? तो 16 जून को किया, ये डेज वाला है। तो डेज वाला कैलकुलेशन कैसे होता है, पहले जून में कितना दिन होता है, 30 डेज होता है। 30 से पहले 16 हटा देंगे हम लोग, ठीक है। हम लोग देखेंगे कि जून में जिस मंथ में बिल ड्रॉ हुआ है उसमें कितना दिन पड़ा हुआ है, 14 दिन। हम लोग को 30 डेज बाद जो है पेमेंट करना है। तो ये हो गया जून। तो जुलाई का कितना दिन बाद 30 डेज कंप्लीट हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा 16 डेज बाद, है ना। यहाँ पर 16 डेज ऐड हो गया, जैसे जुलाई 16 आ गया, 30 डेज कंप्लीट हो गया। अब हमें 3 दिन ग्रेस मिलेगा, तो 3 दिन ऐड करने से 16 जुलाई के बाद 17, 18, 19। लेकिन 19 जुलाई पब्लिक हॉलीडे, और पब्लिक हॉलीडे होने से इसके पहले वाले दिन, क्योंकि पब्लिक हॉलीडे नॉन हॉलीडे होता है, इसके पहले वाले यानी प्रीसीडिंग डेट जो है वो हमारा मैच्योरिटी डेट होगा, यानी 18th को। तो 18th वाला आंसर हो जाएगा। तो सेकंड वाले का आंसर हम लोग का बी होगा, ठीक है। ये सब हम लोगों ने छोटा छोटा क्वेश्चन किया हुआ है। हाँ, हो सकता है डेट दूसरा है बट किया हुआ है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर बोल रहा है पी क्यू ड्रॉज ए बिल ऑन एक्स 1,30,000 on 1/1/20, XY accept the same on 4th of Jan for a period of 3 months after date. What will be the maturity date of the bill? अब देखो बिल ड्रॉ हुआ है 1 जैन को, लेकिन एक्सेप्ट हुआ है 4 जैन को। लेकिन कैसा बिल है, आफ्टर डेट बिल है। तो आफ्टर डेट बिल में क्या देखा जाता है, डेट ऑफ ड्रॉइंग या डेट ऑफ एक्सेप्टेंस? डेट ऑफ ड्रॉइंग, ठीक है। ये मैंने करवाया था, लिखवाया था कि এটা कौन से हाँ, कौन सा वाला? ফার্স্টেরটা 4 अप्रैल, अच्छा। हाँ, ये वाला होगा। तो ये देखो 1 Jan से लेके अगर काउंट करोगे 3 मंथ्स, तो यहाँ पर 1 Jan से लेके 1 Feb, 1 Feb से लेके 1 March, 1 March से लेके 1 अप्रैल, ठीक है। और इसमें 3 दिन ऐड कर दो, 4 अप्रैल। हाँ, सही हो रहा है, ये वाला होगा। फिर 4 वाला देखो, ए ड्रॉज ए बिल ऑन बी, ए एंडोर्स इट टू सी द पेई ऑफ द बिल। पेई मतलब हो जाता है जिसको पैसा मिलेगा, ठीक है। पेयर मतलब जो पैसा देता है, पेई मतलब जिसको पैसा मिलेगा। तो ए ने बिल ड्रॉ किया था जब, तब ए के पास क्या था, बीआर था, ठीक है। किस पे ड्रॉ किया था, बी पे, ठीक है। तो बी के पास क्या था, बीपी था। अब एंडोर्स कर दिया है, कौन कर सकता है, ए कर सकता है। किसको ये बिल उठा के दे दिया है, सी को दे दिया अपने पास से, ये बिल वो सी के पास चला गया, ठीक है। तो पैसा अब किसको मिलेगा, बी किसको पैसा देगा, बी को तो देना है, वो पहले ए को देने वाला था, अब वो किसको देगा, सी को देगा। तो पेई कौन हो गया, पेई, ये पेयर है, ठीक है, ये पेयर है। पहले ये पेई था, अभी ये पेई हो गया। तो सी, ठीक है। पेई मतलब ये भी मैंने लिखवा रखा है, पेई मतलब क्या होता है, ठीक है। तो पेई मतलब जिसको पैसा मिलेगा, तो ये हो गया सी, 4 नंबर का सी हो जाएगा। अच्छा, फिर देखते हैं यहाँ पर। अच्छा, a bill of 1,20,000 was discounted by सरस विथ द बैंकर फॉर यहाँ पर 1,18,800 एट मैच्योरिटी द बिल रिटर्न डिसऑनर, नोटिंग चार्जेस 200। बोल रहा है बिल इतने का डिस्काउंट करवाया था इन्होंने, ठीक है। इस नाम के पर्सन ने इतने का बिल बैंक के पास डिस्काउंट करवाया था इतने पैसे से। मैच्योरिटी डेट पे बिल डिसऑनर हो गया, मतलब जिनको पेमेंट करना था उन्होंने नहीं किया, नोटिंग चार्जेस लगाए 200। ये किसने भरा होगा, बैंक ने, क्योंकि बैंक होल्डर था। होल्डर जो होता है डिसऑनर डेट पे वही नोटिंग चार्जेस भरता है, बट वो बाद में रिकवर कर लेगा, वो बात अलग है। हाउ मच अमाउंट विल बैंक डिडक्टेड फ्रॉम सरस बैंक बैलेंस एट द टाइम ऑफ सच डिसऑनर? तो वो सरस को बोलेगा मुझे 1,20,000 तो चाहिए ही चाहिए, ऊपर से मेरा 200 रुपए नोटिंग लगा वो भी दे दो, मतलब 1,20,200, ये वाला होगा, है ना। तो 5th नंबर का आंसर सी हो जाएगा। तो ये सब तो हम कितना बार बोले हैं, हम लोगों ने इस पे कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन किया है, ठीक है। ये सब तो छोटा छोटा चीज पूछ रहा है। अब देखो 6th नंबर में क्या बोला है, एक्स ड्रॉज ए बिल ऑन वाई फॉर 3 लाख ऑन 1/1/2020
2020 फॉर 3 months आफ्टर साइट। आफ्टर साइट मतलब जब डेट ऑफ एक्सेप्टेंस इज द मैटर, जब डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से हमें काउंट करना पड़ेगा। ये देखो एक्सेप्टेंस डेट दे रखा है, तो 6 तारीख के बाद से हमें 3 महीना काउंट करना है। तो 6 जैन से लेके 6 फेब, 6 फेब से लेके 6 मार्च, 6 मार्च से लेके 6 अप्रैल हो गया हम लोग का 3 months। अब इसमें 9 अप्रैल, है ना, 9 अप्रैल हो जाएगा, तो 6 का आंसर बी हो जाएगा। हाँ, अच्छा अब देखो 7th नंबर का, एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई फॉर 5 लाख, वाई पेड कैश 4 लाख 30। एक्स ने वाई को 5 लाख का सेल किया और वाई ने 4 लाख 30 का बोल रहा है पेमेंट भी कर दिया। अच्छा, फिर बोल रहा है एक्स विल ग्रांट 2% डिस्काउंट ऑन बैलेंस, एक्स को बाकी अमाउंट पे डिस्काउंट भी मिला, ठीक है, तो 5 लाख में पेमेंट कर दिया है 4,30,000, ठीक है, तो बचता कितना है 70,000, ठीक है। अब इस पे 2% डिस्काउंट भी मिला है, तो 70,000 पे अगर 2% डिस्काउंट मिलता है तो ये हो गया 1400, तो बचा हुआ अमाउंट कितना हो गया 68,600 पेबल बच रहा है। पूछा क्या है, एंड वाई रिक्वेस्ट एक्स टू ड्रॉ ए बिल फॉर बैलेंस, तो बैलेंस ये हो रहा है तो बिल ड्रॉ का अमाउंट इतना होना चाहिए, ये वाला 68,600, मतलब सी हो जाएगा 7th नंबर का सी। फिर 8th का देखो, ऑन 1120 एक्स ड्रॉज ए बिल ऑन वाई फॉर 5 लाख फॉर 3 months, एक्स गॉट द बिल डिस्काउंटेड ऑन 4th of Jan एट 12% रेट, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट कैलकुलेट करने बोला है, करो कितना तुम लोगों ने डिस्काउंट कैलकुलेट किया है, देखो कितना होगा। डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट होता है, बिल अमाउंट, डिस्काउंट रेट 12%, ठीक है, इन टू, अब हमें देखना है कि कितने दिन पहले उसने डिस्काउंट करवा लिया। 1 Jan को ड्रॉ 15 हुआ था, बोलो। 15,000। हाँ 15,000, ये देखो 3 months का था, डिस्काउंट करवाया 4th of Jan को, मतलब उसी मंथ में करवा लिया, ठीक है, तो ये 3 months का था, मतलब 4th अप्रैल को करवाना था, मतलब पूरा 3 महीने का ही यहाँ पर डिस्काउंट चार्ज काटेगा बैंक, ठीक है। बैंक बोलेगा आपको 4 अप्रैल को पैसा मिलने वाला था, आप 4 जनवरी को ही लेके जा रहे हो, 3 महीना पहले, तो फिर इस पे डिस्काउंट ये इंटू कर दो, 15,000 हो जाएगा। 8th का आंसर हो गया 15,000। फिर देखो मिस्टर जय draws a bill on Mr. Mohan for 3 lakh for 3 months. On 4/2/2020, John got the bill discounted 12% amount of discount. अब फिर से डिस्काउंट कैलकुलेट करने बोला है, तो देखो कैसे होगा। 3 लाख का बिल है, डिस्काउंट रेट 12% इंटू, अब देखो कब करवाया है, 1 Jan था, 3 months का था, 1 Jan से लेके मतलब 4th अप्रैल को मैच्योरिटी था, 4th फेब को करवाया, मतलब 2 months पहले, है ना, 1 महीना अपने पास ही रखा। 1 Jan से लेके 1st फेब मतलब 4th फेब तक, अगर हम लोग मैच्योरिटी डेट टू मैच्योरिटी डेट जाते हैं, 4 4 तारीख करके मानते हैं, तो ये 1 month अपने पास रखा, बाकी 2 महीने पहले डिस्काउंट करवा लिया, तो देख लो कितना होगा। 6,000। हाँ 6,000, तो 9 का हो गया हम लोग का बी 6,000। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या बोला है देखो, एक्स जेड ड्रॉज ए बिल ऑन वाई जेड फॉर 2 लाख फॉर 3 months ऑन 1/1/20, द बिल इज डिस्काउंटेड विद बैंकर एट चार्ज ऑफ 1,000 एट मैच्योरिटी डेट, बिल डिसऑनर्ड इन द बुक्स ऑफ एक्स जेड फॉर डिसऑनर, द बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय, बोल रहा है डिसऑनर होने के वजह से बैंक अकाउंट एक्स जेड के बुक्स में कितने से क्रेडिट होगा, तो बिल किसने ड्रॉ किया है, एक्स जेड ने, और डिसऑनर कौन किया होगा, वाई जेड, लेकिन बैंक तो एक्सजेट से ही पैसा मांगेगा क्योंकि इसी ने डिस्काउंट करवाया है, तो बैंक एक्सजेट से कितना पैसा मांगेगा, क्योंकि जब पैसा देगा तो एक्सजेट एंट्री करेगा कि मेरा बिल, हम जेड से वाई जेड से ये पैसा लेंगे और अभी बैंक को अपने पास से दे रहे हैं टू बैंक बोल के, तो बैंक बोल के कितना क्रेडिट होगा, 2 लाख बिल का अमाउंट भरना पड़ेगा, प्लस जो है नोटिंग चार्जेस, तो नोटिंग चार्जेस तो कुछ बोला नहीं है, ठीक है, नोटिंग चार्जेस मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पर, डिसऑनर नहीं, कुछ नहीं दिख रहा है, द बिल इज डिस्काउंटेड बोला है, तो पूरा 2 लाख देना पड़ेगा। अगर नोटिंग चार्जेस कुछ नहीं बताया तुम लोग 2 लाख, अगर तुम लोग इसमें 1,000 जोड़ दोगे कभी गलत करते हो, क्योंकि ये डिस्काउंट का अमाउंट बता रहा है कि 2 लाख पे 1,000 बैंक ने डिस्काउंट काटा था, फिर डिसऑनर हुआ तो बैंक ने इन्फॉर्म किया, बट नोटिंग चार्जेस कुछ बोला नहीं इस क्वेश्चन में, यानी अगर बैंक को पैसा देना पड़ेगा तो पूरा का पूरा 2 लाख प्लस नोटिंग चार्जेस अगर कुछ होता तो देना पड़ता, वैसे होता है, इस क्वेश्चन में नहीं दिया है, और ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है, 1,000 कभी नहीं ऐड होगा, 1,000 कोई नोटिंग चार्जेस वाला अमाउंट नहीं है, वो तो डिस्काउंटेड अमाउंट है कि कितने का डिस्काउंट हुआ था वो बता रहा है, ठीक है, तो ये वाला हम लोग का ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा, 11th नंबर में देखते हैं क्या बोला है,
On 1120 XA draws a bill on YB for 1 lakh. At the maturity, YB request XA to renew a bill for 2 months, 12% per annum interest, amount of interest. बोल रहा है कि इंटरेस्ट के साथ बोल रहा है बिल को आगे और रिन्यू करवाना चाहता है. बिल अमाउंट 1 लाख, ठीक है. 2 मंथ्स के लिए रिन्यू होगा तो 12% इंटू 2/12 करने से ही पता चल जाएगा कि इंटरेस्ट अमाउंट कितना होगा. ये 12 कैंसिल, 0 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा? 2000, ठीक है. 2000, हाँ. तो 11 का ए हो जाएगा. डिस्काउंट सॉरी इंटरेस्ट अमाउंट. बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन बाय. बिल्स ऑफ एक्सचेंज कौन ड्रॉ करता है? क्रेडिटर, डेटर या डिवेंचर होल्डर. डिवेंचर होल्डर का तो कोई सवाल ही नहीं है. कौन ड्रॉ करता है? जो बेचता है, जो सेलर होता है, यानी क्रेडिटर. ठीक है. तो 12 का आंसर हो जाएगा ए. ये सब देखो एकदम हम लोग स्टार्टिंग में पहुंच जा रहे हैं. जैसे मैंने क्वेश्चन मतलब जैसे मैंने चैप्टर शुरू किया था वैसे ही हम लोग का धीरे धीरे एमसीक्यूज भी आ रहा है. अब देखो क्या बोल रहा है. एट द टाइम ऑफ ड्रॉ ऑफ ए बिल द ड्रॉयर क्रेडिट. जब बिल ड्रॉ होता है तो ड्रॉयर मतलब जो बिल ड्रॉ करता है वो क्रेडिट किसको करता है? जो बिल ड्रॉ करता है वो ऐसे एंट्री करता है. हाँ बोलो. डेटर्स अकाउंट. हाँ, डेटर्स अकाउंट. बिल्स रिसीवेबल टू डेटर कर देता है. ठीक है. तो 13 का सी हो जाएगा. ठीक है. 13 का सी हो जाएगा. प्रोमिसरी नोट कौन बनाता है? अभी अभी मैंने सिखाया. प्रोमिसरी नोट कौन बनाता है? अभी अभी बोला था. जो देखो दो ही पार्टी होता है, सेलर और परचेसर. बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो बिल्स ड्रॉ करता है जस्ट उसका ऑपोजिट पर. हाँ बोलो. परचेजर. परचेसर है. परचेसर जो परचेस करता है ना. अच्छा. बिल्स ऑफ एक्सचेंज कंटेन, उसमें क्या रहता है? प्रॉमिस नहीं. रिक्वेस्ट टू डिलीवर द गुड्स नहीं. ऑप्शन. अनकंडीशनल ऑर्डर. हाँ ऑप्शन ए. ठीक है. अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे. ठीक है. वहां पर जितना लैंग्वेज दिया हम लोग उतना ही यूज करेंगे. और यहाँ पर देखो प्रॉमिसरी नोट कंटेन क्या लिखा हुआ रहेगा प्रॉमिसरी नोट में? ये अंदाजे से भी बता सकते हो. प्रॉमिस. ए प्रॉमिस है वो. प्रॉमिसरी नोट इज अ प्रॉमिस. रिबेट ऑन द बिल शोज दैट. रिबेट क्या दिखाता है हमें? बोलो क्या दिखाता है? रिबेट मतलब छूट होता है ना टाइम से पहले. बोलो कौन था? ऑप्शन सी होगा. ऑप्शन सी. इट हैज बीन पेड बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी. हाँ. रिबेट का मतलब है कि मैच्योरिटी डेट के पहले ही बिल का पेमेंट किया जा रहा है. ठीक है. इसलिए एंडोर्समेंट भी नहीं होगा. ये वाला भी नहीं होगा. लास्ट. नोटरी पब्लिक में चार्जेस फीस फ्रॉम किससे चार्ज करता है नोटरी पब्लिक? होल्डर ऑफ द बिल. करेक्ट. होल्डर ऑफ द बिल. ये शायद लास्ट था. हाँ यही लास्ट था. तो देखो हम लोगों ने काफी अच्छे से बिल्स ऑफ एक्सचेंज कंप्लीट कर लिया. ठीक है. और हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं करेंगे मतलब हम बहुत सारा करवा चुके हैं और क्या करवाए. ठीक है. कंप्लीट हो गया. हम लोग नेक्स्ट दिन दूसरा कोई टॉपिक स्टार्ट करें. ठीक है. फिर आज इतना ही करता है.